बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने अपने नावल के लास्ट एपिसोड रीड कर दी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। मेरा इस टाइम जो हशर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा थकावट हुई पड़ी है, मतलब मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर तो मत ही पूछो। और फिर मेरे इतनी वो नींद भी आ रही है, ये सारा सिस्टम। मैं रात 2:45 सोई हूँ आप लोगों की अपलोडिंग के बाद। फिर वो इतना टाइम हो गया सोते सोते, 3:45 सोई हूँ। फिर सुबह मैं 8:30 बजे, 8:30 9:15 की जाग रही हूँ। उससे पहले दरमियान में भी उठी थी नमाज के लिए। तो वो ये सारे सिनेरियो, बस मेरा हशर हुआ पड़ा अब नींद से ना। तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को जल्दी से एपिसोड दे दी जाए रिकॉर्ड करके। एपिसोड भी जल्दी कि आज एंड करना है नावल, तो अभी तो अच्छा सा पड़ा हुआ है, मतलब कि वही 1.5 पौने 2 घंटे की एपिसोड होगी। तो वो उसको फिर कंपाइलिंग पे जो टाइम लगेगा वो वखरा लगेगा। तो बस मैं ये कह रही थी कि आपको जल्दी से एपिसोड दे के कोई 10 नहीं तो 11 बजे मैं सो जाऊँ, क्योंकि आज मैं यूनिवर्सिटी से आके भी नहीं सोई। अब एक कमर में तो इतनी शदीद दर्द है पूरी बॉडी में, क्या बताऊँ। चले जल्दी से लास्ट एपिसोड रीड करते हैं, एंड तक कमेंट सेशन देखेंगे, ठीक है। कल्ब की वापसी फजर के अजानों के बाद हुई थी। वो जब आया, शिज़ा गहरी नींद में थी। इसके माथे को अपने लबों से छूते इसने एक नज़र इसके बैग पर डाली। 2 दिन के बाद इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। वो जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी, लेकिन क्या इसके जाने के बाद वो इसकी कमी को महसूस करेगा? क्या इसके जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? वो तो इतने सालों से अकेला था, इसे कभी कोई मसला नहीं हुआ, तो अब क्यों होता? लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया था। अब इसे इसकी आदत हो गई थी। इसकी शरारतें, इसकी बचकाना हरकतें जो पहले कल्ब को बुरी लगती थी अब अच्छी लगने लगी थी। इसके बिना सर पैर की बातें अब इसे हंसने पर मजबूर कर देती थी। कल्ब का वो आदमी जिसे वो रोज़ घर पर भेजता था शिजरा को पुकारने के लिए, कोई चीज़ देने के लिए, आज आया नहीं, तो कल्ब को खुद ही आना पड़ा। तब कल्ब ने असमार और इसकी फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनी थी। मैं कि क्या सी जरा बाहर रख के चला गया, कल्ब भी आप ही होना। इसका हारा हुआ टूटा हुआ लहजा सुनकर कल्ब को अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदगी हुई। वो एक छोटी सी लड़की को अपनी मोहब्बत के लिए तड़पा रहा था, जो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी बगावत करके आई थी। वो एक ऐसी लड़की का दिल मज़ीद नहीं दुखा सकता था जो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। पिछले 2 माह से वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था और किसी को आजमाने के लिए इतना इम्तिहान काफ़ी था। वो इसके सामने इसकी मोहब्बत को वक्ती और जज्बाती फैसला करार दे चुका था, लेकिन इसकी शिद्दत को देखते हुए खुद को गलत तस्वर करने लगा था। वो खुद भी थक चुका था, खुद से लड़ते लड़ते। वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, वो भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। अब इसकी ज़िंदगी में इसके साथ एक हमसफ़र भी था। इसने फैसला कर लिया था वो शिजरा को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया इसने अपनी मोहब्बत की खातिर, अब मज़ीद नहीं। इसने फैसला कर लिया था वो शिजरा के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, जिसमें वो और शिजरा एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे। इसकी आंख खुली तो देखा शिजरा अपना बैग मुकम्मल पैक कर चुकी थी और अब कुछ ज़रूरी चीज़ें आखिरी बार पैक चेक करी थी। हो गई थी मुकम्मल तैयारी जाने की? वो वहीं बेड पर लेटे लेटे पूछने लगा। जी तैयारी तो तकरीबन होगी, बस ये आखिरी बार चेक करी थी। आप उठकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, मैंने बना के रखा है। वो एक नज़र से देखते अपनी नज़र झुकाकर बाहर निकल गई, इसकी शर्माहट को महसूस करके कल्ब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कल्ब तो इसे बहुत बोल्ड किस्म की लड़की समझता था, इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो इसकी ज़रा सी कुर्बत पर यूँ घबरा जाएगी। लेकिन इसे शर्माते देख इसके अपने दिल में हलचल सी पैदा हो गई थी। इससे अच्छा लग रहा था अपनी बीवी का ये नया रूप। वो वैसे भी बहुत प्यारी थी, शर्माते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। कल्ब का दिल चाह रहा था कि वो जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर बताए कि वो शर्माते हुए किस तरह इसकी धड़कनों में हलचल पैदा कर रही है। लेकिन वो जानता था ऐसा करने से यकीनन वो लेट हो जाएंगे, और ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहता था कि शिजा को वक्त वापस पहुँचा देना चाहता था ताकि वो पेपर से पहले आराम कर ले। अच्छा जी, एड्डा चंगा। और अगर कोई तैयारी बाकी है तो पुरसकून होकर अपनी तैयारी मुकम्मल करे। असमारा तो पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छी थी, लेकिन शिजरा के बारे में वो नहीं जानता था। हाँ, पर जिस तरह वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस थी, इसके अंदाज से कल्ब अंदाज़ा लगा चुका था कि वो भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। वरना आजकल की लड़कियों को पढ़ाई पर ध्यान देने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता नहीं है। इसके सामने तो इस हवाले से भी एक जीती जागती कहानी थी जो इसके घर का हिस्सा थी कि इन्हें कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लिया था। वही ज़बरदस्ती से पढ़ाई की तरफ धकेलता था, वरना इसे तो फैशन मैगजीन और फैशन शोज़ ही फुर्सत नहीं मिलती थी। बॉक्सर मैगजीन की तो शिजाओं को अपने साथ कंपेयर करती फिर इनसे ज़्यादा हसीन लगने के लिए कोशिश जारी कर लेती। ऐसे में इसकी पढ़ाई पर कोई असर पड़ता है या फिर वो फेल हो जाती, तो कोई मतलब नहीं था। इसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि वो किस तरह मज़ीद खूबसूरत लगे। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेहद हसीन थी, लेकिन एक खूबसूरत चेहरे के साथ वो एक बदसूरत दिल की मालिक थी। कल्ब जो अपने तमाम जज्बात सिर्फ इसी तक महदूद रखे हुए था, अपने दिल को हर तरह से इसका पाबंद किए हुए था। इसने इसी दिल को तोड़ दिया। इसने कल्ब का दिल बहुत बुरे तरीके से दुखाया था। कि शिजा पर भरोसा करना इसके लिए मुश्किल हो गया। शायद किरण की तरफ से बेवफाई कल्ब कभी भुला नहीं सकता था।
इसके जाने के बाद इसकी ज़िंदगी किस तरह से ख़राब हुई थी बहुत अच्छे तरीके से समझता था। एक वक्त था जब दुनिया इसे कल्ब के नाम से जानती थी। वो जहाँ जाती लोग इसे कल्ब की मनगूहा कहकर पुकारते थे। और फिर एक वक्त है जब हर कोई कल्ब से इसे छोड़ने की वजह पूछता था। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी थी कि कल्ब ने इसे तलाक दे दी है, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो अब तक कल्ब के निकाह में थी। और शायद वो ना होती अगर इस रात दादाजान की तबीयत हर दर्जा ख़राब ना हो जाती। इस रात दादाजान ने किरण की इंतहाई बेहुदा तस्वीरें देखी थी, जो वो घर से भागकर कराची के स्टूडियो में फ़ोटोशूट करवा के आई थी। इन तस्वीरों ने दादाजान से इनका करूर छीन लिया। दादाजान के लिए बात कबूल करना मुश्किल हो गया कि इन तस्वीरों में कोई और नहीं बल्कि इनकी लाडली पोती है। दादाजान को इतना सदमा पहुंचा कि इनके दिल ने हरकत करना छोड़ दी, और शायद इस दिन वो अपनी सांस से भी छोड़ देते कि अल्लाह को इन पर रहम आ गया। दादाजान अस्पताल से तो ठीक होकर वापस आ गए थे, लेकिन किरण इनके दिल से उतर चुकी थी। दादाजान ने फैसला कर दिया कि अब किरण इनके घर में नहीं रह सकती। ऐदा दा गंद घर रखना भी नहीं चाहिए। ऐदा दा गंद जिथे गंद दे विच सूट करता। अगर किरण ने अपनी बेहुदा जिद नहीं छोड़ सकती तो इन्हें भी वो पोती के तौर पर कबूल नहीं। किरण ने इंतहाई बदलिहाजी का सबूत देते हुए इन्हें कह दिया कि इसे इनकी ज़रूरत नहीं है, बस इसे इसका हिस्सा दे दिया जाए। दादाजान ने खामोशी से इसके हिस्से की जायदाद, जो कई साल पहले वो इसके नाम कर चुके थे, इसके हवाले कर दी और इसे घर से चले जाने का हुक्म दे दिया। दादाजान के सामने कोई भी इस बात को मजीद हवा नहीं देना चाहता था, इसलिए किरण के जाती ही मौजू बंद कर दिया गया। दादाजान का हुक्म था कि जो भी किरण से ताल्लुक़ रखेगा वो इससे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। इस पागल लड़की की इनके घर और ख़ानदान में कोई जगह नहीं, और ना ही कल्ब से इसका किसी भी तरह का कोई लेना देना। दादाजान के इस हुक्म को पूरे ख़ानदान में बता दिया गया, जिसके बाद सब लोग यही सोचने लगे कि कल्ब और किरण की तलाक हो चुकी है। किरण ने कभी मुड़कर न देखा और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। कल्ब भी से अब किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं चाहता था, इसलिए इसने भी कभी दोबारा किरण का जिक्र न किया, और ना ही घर में कभी तलाक की बात हुई। और अब कल्ब की इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसने गाड़ी आकर कादिर हाउस के बाहर रोकी थी। रास्ते में इसने जगह गाड़ी रोकर शिजरा के साथ लंच किया, जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसे घर के खाने के अलावा कोई खाना पसंद नहीं आता था, और ये बात शिजरा बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। इसे खुद भी बहुत पसंद था। कल्ब के लिए खाना बनाना बहुत शौक से ये सारे काम करती थी। कल्ब की तो कोशिश थी कि इसे ये सारे काम करवा कर वहाँ से भगा देगा, लेकिन इसकी कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि इस तरह से इसे दूर चले जाना इसकी मोहब्बत की तौहीन थी, जो वो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसने कल्ब को बहुत आसानी से बात समझा दी कि वो इसके लिए हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। वो इसे सच्ची मोहब्बत करती है, और मोहब्बत में छोटे छोटे इम्तिहानात कोई मानी नहीं रखते। कल्ब से इसे हराने में हर तरह से नाकाम रहा था, लेकिन इसे अफसोस नहीं था। शायद वो हार जाती तो इसे अफसोस होता, लेकिन वो जीत गई थी। हर मामले में इसकी मोहब्बत बहुत खूबसूरत थी, जिसे अपने लिए महसूस करके कल्ब को खुशी हुई। हाँ, कल्ब खुश था इसकी मोहब्बत को महसूस करके। शिजा की मोहब्बत की कामयाबी पर बहुत खुश था, लेकिन अब वो ये भी चाहता था कि अपने एग्ज़ाम से भी कामयाबी हासिल करे, वरना इस वक्त अपने इस बात को नज़रअंदाज करके इसे यहाँ हरगिज़ ना आने देता। कल्ब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कुछ दिन खाना तो आपको होटल का ही खाना पड़ेगा। वैसे भी मैं बहुत अच्छी पकाती नहीं हूँ, लेकिन शायद होटल वालों से अच्छा ही बना लेती हूँ। पर जब भी आप होटल वालों का खाना खाएंगे मुझे मिस कॉल कीजिएगा, ताकि मैं पेपर देने के बाद जल्दी आने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपको पता है आपने मुझसे इतना ज़्यादा काम करवाया कि अब मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरा जल्दी वापस आने का कोई इरादा नहीं है। वो बड़े नाज़ से देखते हुए कहने लगे, तुम्हारा इरादा हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर करके बता देता हूँ। पेपर 17 तारीख को ख़त्म हो गए, तो 17 तारीख सुबह सबको बाय कह कर आना, और अपना बैग भी साथ कॉलेज ले आना। मैं वहीं से तुम्हें आऊँगा पिक करने के लिए, और तुम्हारे नखरे भी बाद में उठाऊँगा। फिलहाल मुझे वापस आना, सो तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से पेपर देकर आना। अगर कोई सप्ली वगैरह आई तो तुम इसे क्लियर कर पाओगे, तुम्हारी भूल है, याद रखना। क्योंकि अब तुम एक शादीशुदा लड़की की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तुम पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी आने वाले दिनों में, तो बेहतर है कि अपने एग्जाम्स दो और अपनी जिम्मेदारियों की जानिब ध्यान दो। अब तुम्हें ढील देने का मेरा कोई इरादा नहीं, आई बात समझ में। वो इसके गाल को नरमी से छूते हुए अचानक इसकी जानिब झुका, तो शिजरा ने अपनी सांस से रोक ली। इसकी इस हरकत ने कल्ब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। अपना ख्याल रखना, वो पीछे होते हुए कहने लगा। आप मुझे मिस करेंगे? इससे पहले कि वो गाड़ी से उतरती एक बार फिर से शरारत से सवाल करने लगी। अगर तुम्हारी याद आई तो मिस कर लूँगा, बल्कि छोड़ो, मैं तुम्हें मिस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें फजूलियात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने एग्जाम्स पर ध्यान देना, ये ना हो कि पेपर लिखने के बजाय वहाँ मेरा स्केच बनाती रहो। वो इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। अब इतनी भी दीवानी नहीं हुई मैं कि आपकी कल्ब साहब, आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही खुशफहमी नहीं पाल रखी आपने। वो इसे देखती मुस्कुराहट दबाकर बोली। इन खुशफहमी में भी तुमने डाला दिलबरम, वो इसी के अंदाज में बोला। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर जाने लगी, जबकि कल्ब गाड़ी स्टार्ट करने ही लगा था कि जब अचानक इसे अपने गाल पर नरम लबों का मस महसूस हुआ। इससे पहले कोई इसे हसार में कैद करता फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतर चुकी थी। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, लेकिन अब जब भी मुझे मिस करेंगे मुझे फ़ोन कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं आपको ज़रूर याद आऊँगी। वो मुस्कुरा कर कहती घर के अंदर दाखिल होने लगी, जबकि वो इसके घर के अंदर दाखिल होते गाड़ी स्टार्ट करता मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। लड़की, तुम पिछले 10 मिनट से बाहर गाड़ी में बैठी मेरे भाई को कौन सी राज की बातें बता रही थी जो ख़त्म होने में नहीं आ रही थी? जल्दी से बताओ मुझे, तुमने मेरे खिलाफ क्या क्या कह के कान भरे इनके, क्यों अंदर तक नहीं आए? इसके अंदर आती है अस्मारा इससे टकराई, क्योंकि वो काफ़ी देर से दरवाजे के अंदर खड़ी इसका अंदर आने का इंतजार करी थी। इसके अंदर आते इसका शर्माया हुआ चेहरा देखकर वो बेहद खुश हुई।
इसे लगा था कल भी अंदर आएगा, लेकिन वो तो आया नहीं। लेकिन इसकी बेशर्म सहेली ज़रूर से ज़्यादा शर्मा रही थी और इसका यूँ शर्माना अस्मारा के लिए बेहद नया था। इसने कभी इसे यूँ शर्माते हुए नहीं देखा था और इसीलिए वो इससे पूछने लगे, हाँ मैंने तुम्हारे भैया से बहुत सारी बातें कह कर इनके कान भर दिए, अब वो कभी तुमसे मिलने नहीं आया करेंगे। वो इसके गले लगते हुए मुस्कुराकर कहती घर के अंदर दाखिल हुई। हाँ भर ना दो तुम इनके कान। बहरहाल वो अंदर क्यों नहीं आए, कम से कम अंदर तो आने का कहती, तुमने तो बाहर से इन्हें भेज दिया। वो शिकवा करते हुए कहने लगी, वो बहुत जल्दी में थे, बस मुझे छोड़ने आ गए, बस यही बड़ी बात है। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तुम्हें पता है कल रात भी वो अपने काम पर चले गए थे, मैं अकेली रही। शिजरा से वजह बताने लगी। क्या हर रात को अकेले रहना पड़ता है यार, कैसे रहती होगी तुम अकेले? मैंने तो सुना वहाँ तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं होता, ना कोई मुलाजमा ना ही कोई और। तुम्हें डर नहीं लगता अकेले में? वहाँ होती तो ना, मैं वहाँ होती तो न जाने अब तक तुम मर भी चुकी होती। अस्मारा इसलिए मामा के रूम की जा नहीं पाई। शुरू में डर लगता था, लेकिन तब कल्ब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई और घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं कहीं पर डर जाऊँ या खो जाऊँ। और गाँव में वहाँ आगे पीछे बहुत लोग रहते हैं। हमारा घर तो गाँव के बीचों बीच है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। मैं तो बहुत आसानी से एडजस्ट हो गई हूँ। तो माना कभी मैं तुम्हें पूरा गाँव दिखाऊंगी। वो गाँव बहुत खूबसूरत है, तुम्हें वहाँ रहकर बहुत खुशी होगी। किसी दिन आना तुम भैया को लेकर, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा वहाँ। वो इससे कहकर अपनी माँ की जानिब बढ़ रही थी। आ गई मेरी शहजादी घर वापस। मुझे तो लगा था कि कल्ब तुम्हें अपनी हवेली छोड़ेगा तो अस्मारा को भी मौका मिल जाएगा मैके में जाने का, लेकिन कल्ब ने तुम्हें यहीं पर छोड़ दिया। चलो अच्छा ही होगा, तुम दोनों चली जाना, हो आना वहाँ से भी, और इन लोगों को अच्छा लगेगा। और तुम अस्मारा के साथ जाना और इसे अपने साथ ही लेकर वापस आ जाना। लड़की अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, अब बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह इसका ख्याल रखना पड़ता है। मामा इसे मिलते हुए इसे हदायत देते हुए बोली, अस्मारा के बारे में बताने लगी। तो अस्मारा और शिजरा दोनों खिलखिलाई। मामा आप फिक्र ना करिए, अब मैं आ गई ना, देखिएगा मैं इसका किस तरह से ख्याल रखती हूँ। कोई भी गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करने दूंगी इसे। अब ये मोहतरमा अकेली नहीं है, अपने साथ साथ इस नन्हे से फरिश्ते का भी ख्याल रखना है, जो फिलहाल पूरी तरह से सिर्फ इन्हीं पर डिपेंडेड है। और अब मैं इसे बिल्कुल लापरवाही नहीं करने दूंगी। आप इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब छोटू की फुप्पो आ गई है इसका ख्याल रखने के लिए। इसने मुस्कुराते हुए अस्मारा को अपने साथ लगाया, जबकि अपने बारे में इन दोनों को गुफ्तगू करते देख वो सर झुकाए सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। यहाँ हर किसी को इसकी कितनी परवाह थी। इसे बेहद हसीन रिश्ते मिले थे, वो इनका जितना शुक्रिया अदा करती कम था। तो तेरी माँ नो सारशा करो तो फुर्सत नहीं है बीबी। बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर, लाड उठाने वाली सास और सहेली से बढ़कर नंद, वो इन रिश्तों को पाकर अपनी किस्मत पर रश्क करती थी। शादी से पहले इसे शादी के नाम से भी डर लगता था। सास और नंद के खिलाफ ऐसे किस्से कहानियाँ सुन रखी थी कि इन रिश्तों का नाम लेते हुए भी खौफ महसूस होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसकी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। शादी से पहले लड़कियां अपनी सास और नंदों को गलत नज़रिए से देखती हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी वजह इनके साथ उठने बैठने वाली लड़कियां इनके दिमाग में सास और नंद को लेकर अजीब बातें डाल देती हैं। और इसके बाद लड़कियां अपनी सास और नंद को इस नज़रिए से देखने लगती हैं जिस नज़रिए से इनकी सहेलियाँ ने दिखाती हैं, जिसकी वजह से लड़की अपने साथ ससुराल में कभी कामयाब भी नहीं हो पाती। लेकिन अस्मारा के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो बहुत जल्द इस बात को समझ गई कि वो अब तक जो कुछ अपने ससुराल के बारे में सोचती है वो बहुत गलत है। इसकी अम्मी ने भी इसे यही कहा था कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा ससुराल अच्छा हो, लेकिन इनकी खासियत थी कि इन्होंने कभी भी अस्मारा को ये नहीं कहा कि बुरे लोगों के साथ तुम भी बुरी बन जाना। इन्होंने इसे समझा कर भेजा था कि तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद कैसे भी क्यों ना हो, तुम अपनी तरबियत को कभी दागदार मत होने देना। एक तो जो अम्मी समझा के ना, अम्मी ने साडा दिमाग ख़राब किया हुआ पूरे नावल के कसमें। तुम अपनी अम्मी का सर कभी भी झुकने मत देना। लेकिन ये तो अल्लाह की करम नवाजी थी कि इसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ भी नहीं था। इसने अपनी सास और अपनी नंद को अपनी सोच से पढ़कर पाया। वो अपने ससुराल में कामयाब ज़िंदगी गुजारी थी। वो अपने ससुराल में कामयाब बीवी, एक कामयाब बहू और एक कामयाब भाभी थी। अपनी इस कामयाबी पर वो बेहद खुश थी। और अब तो अल्लाह ने इसे मज़ीद नवाजने जा रहा था। औलाद की सूरत में पहला बच्चा होने की वजह से इसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन सब लोग इसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो दे रहे थे कि इसकी टेंशन खुद ब खुद ही कम हो चुकी थी। अम्मी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। शहरियार तो इसे सर आंखों पर बिठा कर रखता था। वो साय की तरह हमेशा इसके साथ रहता। अब तो वैसे भी अक्सर जल्दी वापस आ जाता। वो हर वो काम करने की कोशिश करता जो अस्मारा की खुशी की वजह बने। वो पूरे ध्यान से अपने पेपर पर काम करने लगी। आजकल इसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले पेपर्स पर था। कल की याद तो बहुत आती। आज इसे तीसरा दिन था यहाँ, और कल ने इसे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया था। शायद अभी इसने इसे मिस नहीं किया होगा। जब भी करेगा फ़ोन ज़रूर करेगा, इसे यकीन था। इसने इसे बहुत सारी उम्मीदें नहीं लगाई रखी थी। वो अब कल्ब को बहुत बेहतर तरीके से जानने लगी थी। कल्ब के मूड को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। कल्ब क्या सोचता था इसे सब कुछ आसानी से समझ आने लगा था। वो जानती थी कल्ब इतनी जल्दी से फ़ोन करके इसे सर पर नहीं चढ़ाएगा, और ना ही इसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर आसमानों की बुलंदियों पर बैठाएगा। अगर वो इसे मिस करेगा भी तो कभी खुलकर इसके सामने इजहार नहीं करेगा। फिलहाल इसे सब्र करना था, और वो सब्र कर रही थी। अपना सारा वक्त अपनी स्टडी को दे रही थी। हाय मेरी जानू का हाल तो देखो, मेरे भाई के बिना थोड़ा होश करो लड़की। मैंने अपने भाई को मुंह दिखाना है, ज़रा सी तो मुस्कुराओ। तुम तो मेरे भाई की याद में देवदास के भी रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती हो। वो मुस्कुराते हुए बोली। अस्मारा मेरे हाथ से ना ज़ाया मत हो जाना। फिलहाल मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आ रही है, बिल्कुल तंग मत करो मुझे। हद है, तुम्हारे भाई भी ना 3 दिन हो गए हैं और अब तक फ़ोन नहीं किया एक बार भी। किसी बहाने से कर देते, ज़रूरी थोड़ी है कि आई मिस यू कहें, बस फ़ोन तो करे, एक बार अपनी आवाज़ ही सुनवा दें। वो काफ़ी ज़्यादा उदासी से बोल रही थी। ए अल्लाह, मेरे भाई बेचारे भाई को तो पता भी नहीं होगा कि हाँ इनकी बेचारी मासूम सी बीवी इनकी याद में मुझे सुना रही है। और अगर तुम्हें इनकी इतनी याद आ रही है तो तुम खुद फ़ोन कर लो।
सुनी तो तुमने सिर्फ भाई की आवाज़ ही, इसने आइडिया था तो खिल उठी। मैं फ़ोन कर लूँ? वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं इनकी याद में पागल होकर इन्हें फ़ोन करी हूँ। वो क्या यार, यार आने से पहले मैं बड़े नखरे शखरे दिखा कर आई थी कि मैं जल्दी वापस नहीं आने वाली, और अब अगर मैंने इस तरह से फ़ोन करूँगी तो बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे मुझसे 3 दिन नहीं रहा गया इनके बगैर, इसलिए बार बार इन्हें फ़ोन करती रही। हद है यार, इतने नखरे दिखाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि अपने दिल की कैफियत का अच्छे से अंदाज़ा था। तो ये भी तो कह सकती थी कि तुम्हारा लकीपन तुम ये भी तो कह सकती हो कि तुम्हारा लकीपन वहीं छूट गया, और इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। इसे किसी तरह पहुंचा दिया चाहिए, ना मिलने पर कह देना कि तुम गुजारा कर लोगी। इसके बहाने भी लगाया जा सकता है, लेकिन तुम तो हुई अक्ल से पैदल। करो यहीं पर बैठकर देवदास की मिसाल ने कायम। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में, शहरयार इंतज़ार कर रहे होंगे। वो किताब बंद करती इसके करीब से उठकर बाहर निकल गया। आइडिया बुरा भी नहीं था। इसने अपना फ़ोन उठाया और कल्ब को कॉल मिला दी। दूसरी तरफ पहले बैल पर फ़ोन उठा ले गया। अस्सलाम वालेकुम। मर्दाना आवाज़ में मुस्कुराहट साफ वाज़ेह थी। वालेकुम अस्सलाम। कल दरअसल मेरा लकी पेन वहीं छूट गया था। मैंने इसको अलग से रखा था कि इसे अपने हैंडबैग में डालूंगी, लेकिन आते हुए फिर भी छूट गया। प्लीज़ आप वो पेन किसी के हाथ भिजवा सकते हैं? क्या है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। इसकी फ़ोन से आती आवाज़ पर फ़ौरन से पहले कहने लगी तो कल का दिल चाह कर वो कहका लगा कर हंसे। दोपहर में अस्मारा ने इसे फ़ोन किया था और कहा था कि वो शिजरा को फ़ोन क्यों नहीं करता, जिस पर कल्ब ने कहा था कि वो भी तो नहीं करती। अगर इसे चंद दिनों में मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर लेगी। पर अस्मारा ने कहा था कि फ़ोन सिर्फ ज़रूरत पर तो नहीं किया जाता। हो सकता है वो आपको मिस कर रही हो, लेकिन आपको बताना ना चाहती कि मुझे आपको मिस कर रही है। अस्मारा की इस बात पर कल्ब ने कहा था कि कभी इसे मिस कर रही है लेकिन वो बताना नहीं चाहती, तो ऐसा कुछ भी तो है, किसी बहाने से फ़ोन कर ले। मुमकिन है कि इसका कोई पेन छूट गया हो जो इसके लिए बेहद लकी हो। बहाना तो कुछ भी हो सकता है, और अब वो इसके मुंह से वो बहाना सुन रहा था जो इसने खुद ही से दिया था। अच्छा, तुम्हारा पेन छूट गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई पेन नहीं है। शायद तुम अपने बैग में डाल कर ले गई होगी। चेक करो अपने बैग को, इसी के अंदर कहीं पड़ा होगा। इतना कुछ तो तुम डाल के रखती हो बैग में। वो इसकी मुश्किल आसान करते हुए बोला, जबकि इस वक्त तो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, घर पे नहीं था। जब से शिजरा घर से गई थी इसका तो घर जाने को दिल ही नहीं करता था। क्या था घर में? ना शिजरा की हंसी गूंजती थी और ना ही इसकी शरारतें। वो क्या करता वहाँ जाकर? खाना वो होटल से खा रहा था जब से वो गई थी। इसने तो घर के अंदर कदम भी नहीं रखा था। देखा मैं कि क्या सी जिन्हें पहले टशन तो खानता सी ना, बहुत बात 4 नंबरी दही बनेगा। हाँ, आप कह रहे हैं शायद ऐसा ही हुआ होगा। मैं ऐसा करती हूँ, चेक कर लेती हूँ। मैंने ठीक से चेक नहीं किया अपना बैग। वो क्या है ना कि मेरे लिए वो इतना स्पेशल है ना कि अगर वो गुम हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बेहद दुखी अंदाज में बोल रही थी, जबकि दूसरी तरफ इसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। हाँ, तुम रिलैक्स होकर चेक करके मुझे बता देना बाद में, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हें बता देता। अगर वो तुम्हारा इतना स्पेशल पेन है तो तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। खासकर लकी चीज़ों के हवाले से इंसान को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। वही देखो, अपना पेन मुझे यकीन है वो तुम्हारे बैग में होगा। फ़ोन बंद करते हुए कहने लगा। जी मैं ढूंढती हूँ, अगर नहीं मिला तो मैं दोबारा आपको फ़ोन करूँगी। आप एक बार फिर से आगे पीछे की सारी जगह देख लीजिएगा। अगर वो स्पेशल नहीं होता तो मैं कभी आपको फ़ोन नहीं करती। इसने फ़ोन रखते हुए कहा तो कल्ब ने इसकी एक्टिंग को दिल खोल कर दाद दी। अगर ये इसकी अपनी प्लानिंग ना होती तो यकीन मैं इसकी बात को सही समझता। फ़ोन बंद करके वो काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी, जबकि अपनी हरकत पर इसे हंसी भी बहुत आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़, और ये भी तो जायज़ था। इसने कौन सा गलत काम किया था? बस अपने शौहर से बात की थी। हाँ, झूठ बोला था तो वो कौन सा सच्चाई की देवी थी? गाल तो सही है। ज़रूरत के वक्त झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं थी इसकी नज़र में, लेकिन अस्मारा ने इसे बहुत अच्छा आइडिया दिया था। अब वो बहुत खुश थी। कल भी वो किसी न किसी बहाने से कल्ब को फ़ोन कर सकती थी। आज पेन गुम हो गया तो कल को ज़रूरी नोट्स घर पर रह सकते थे, और खिड़की टूटी हुई है, बारिश में दरवाजे से पानी भी अंदर आता है। इसके पास बहुत सारे बहाने थे। वो खुलकर कल्ब से बात कर सकती थी। इसे कल्ब से बात करने में कोई मसला दरपेश नहीं होने वाला था। कल को ये भी नहीं बताना चाहती थी वो इसे मिस कर रही है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़ुबान चला कर आई थी। लेकिन अब कल्ब से दूर रहना भी इसके लिए बेहद मुश्किल था। इसे पेपर से ज़्यादा आज कल्ब की फ़िक्र हो रही थी। इसने कुछ खाया होगा, कपड़े कहाँ से पहनता होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कल्ब ने ये बात नोट की हो या ना की हो, लेकिन कल्ब के सारे कपड़े वो अपने हाथों से धोती थी। शुरू में इसके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कल्ब की यूनिफॉर्म धोना इस जैसी नाजुक सी लड़की के बस में हरगिज़ नहीं था। लेकिन इसने ये काम भी अपने नाजुक कंधों पर ले लिया। कल्ब से जुड़ा कोई भी काम वो किसी से नहीं करवाती थी। कल्ब इसकी जिम्मेदारी था, इसका शौहर था, इसकी हर चीज़ पर इसका हक था, बेशक इसके गंदे कपड़े क्यों ना हो। वो कल्ब के मामले में हर दर्जा पॉजेसिव हो चुकी थी। वो कल्ब की किसी चीज़ को किसी दूसरे को हाथ भी नहीं लगाने देना चाहती थी। बस इसकी मोहब्बत का अलग अंदाज था जो कोई भी नहीं समझ सकता था। कल भी नहीं, कल के पेपर की तैयारी तो वो कर ही चुकी थी। अब इसे सख्त नींद आ रही थी। कल्ब से बात ना होने की वजह से तो इसकी नींद भी उड़ गई थी, लेकिन आज वो पुरसकून होकर सोना चाहती थी। सुबह इसका बहुत मुश्किल पेपर था जिसके लिए इसने बहुत सारी तैयारी की थी। इसे लगा था पेपर देकर जल्दी से कल्ब के पास वापस चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ये दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कल्ब की याद इसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। और इससे ज़्यादा बातें तो नहीं करता था, ना ही इसे कुछ भी कहता था। बस अपने आप में मगन रहता। आधी रात को घर वापस आता जैसे खाना खाकर सोना ही इसका काम हो, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। शिज़ा को ऐसा महसूस होता था जैसे अपनी ज़िंदगी वहीं छोड़ आई हो। इसके बिना रहना तो इसने कभी सोचा भी नहीं था, और इतने दिन इसके बगैर रहते हुए इसे ज़िंदगी मुश्किल लगने लगी थी। इसे बस कल्ब के पास वापस जाना था, कैसे भी। अच्छा जी, तेरा पेपर फिर चली जाए, तेनों केड़ा इत्थे रखदे पे आ।
आज इसका 5वां पेपर ख़त्म हुआ। इतना मुश्किल पेपर होने के बावजूद भी इन दोनों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। वो दोनों एक साथ घर वापस आई। 2 पेपर बाकी थे, फिर इसने वापस चले जाना था। कल्ब ने कहा था वो आखिरी पेपर के दिन इसे लेने के लिए आएगा। वो बेचैनी से इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। इस दिन के बाद बस एक ही बार इन दोनों के बीच बात हुई थी। वो भी इसने बहाना किया कि घर के बाहर की खिड़की टूटी हुई है और मौसम ख़राब है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो पानी अंदर आ जाएगा, इसलिए आप खिड़की को अच्छे से बंद कर दीजिए। इसके बहाने पर भी कल्ब को बहुत हंसी है, क्योंकि खिड़की को अपने हाथों से बंद करके गई थी और यही कहकर बंद करके गई थी, ये ना हो कि बारिश और आपको तो होश नहीं होता, सारा पानी बारिश का अंदर आएगा। अभी बाद में इसी बात को लेकर इसने इसे फ़ोन किया, लेकिन कल्ब ने भी इसकी चोरी पकड़ी नहीं थी, बल्कि कह दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक से चेक कर लूँगा। तुम अपने पेपर्स पर ध्यान दो और पेपर्स के बाद तुम जब तक चाहे वहाँ रह सकती हो, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। तुम सुकून से अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार के वापस आ जाना, मुझे यहाँ के लिए कोई मसला नहीं हो रहा, मुझे आदत हो गई है। मां सदके चलिए ओदा खून साड़न दे कोई काम नहीं, कोई कसर नहीं छड्डी कल्ब साहब ने। अब मैं अपने काम खुद ही कर लेता हूँ, होटल का खाना खाने की भी आदत होती जा रही है। अच्छा ये है कि तुम बाहर होंगी तो चंद दिन मेरा जहन पर भी सुकून रहेगा। इसकी इस बात पर इसने मुंह बनाकर कहा था कि वो वापस आ जाएगी, वो भी आखिरी पेपर वाले दिन। वो बेहतर है कि वो खुद ही से लेने के लिए आ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी धमकी पर कल्ब कहका लगाते हुए फ़ोन बंद कर गया था। कल्ब ने भी तो हाड़ के सवाह कर दिता। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ फ़ोन करती पई है बार बार, तो आप फ़ोन भी नहीं करता पे, एक तो चवल जिहा, तो फिर उतो ਉਹਨੂੰ कहता पे तू रह उत्थे। और आज 2 दिन के बाद इसका फिर से वही हाल था। वो फिर से कल्ब से बात करना चाहती थी, लेकिन कल्ब खुद इसे फ़ोन नहीं कर रहा था। वो इसे इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, तो अल्लाह ने इसके दिल में वो जज्बा क्यों नहीं डाला जिससे वो इसे मिस करे। यहाँ इसकी हालत ख़राब हो रही थी और कल्ब था कि वैसे एक फ़ोन नहीं कर पा रहा था। कितनी ऊंची थी इस शख्स की नाक, वो इसके सामने झुकने के लिए कभी तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार शिजा ने भी फैसला कर लिया कि जब तक वो खुद इसे फ़ोन नहीं करता, वो भी इसे हरगिज़ फ़ोन नहीं करेगी। रात के 10 बज रहे थे। कल सुबह इसका आखिरी पेपर था जिसकी वो तैयारी कर रही थी। पता नहीं कल कल्ब इसे लेने आएगा भी या फिर नहीं आए या ना आए, लेकिन इसने फैसला कर लिया था वो खुद ही वापस घर चली जाएगी। कल्ब के बगैर रहना इसके लिए बेहद मुश्किल था। वो शख्स इतना जल्दी इसके दिलो दिमाग में बस जाएगा, इसने कभी भी नहीं सोचा था। वो शायद इसकी रूह का हिस्सा बन गया था। जैसे रूह के बगैर जिस्म बेजान होता, बिल्कुल इसी तरह कल्ब के बगैर आज इसका हाल था। शहरयार और अस्मारा को हंसते मुस्कुराते देखकर इसे बेहद खुशी हुई थी। इसके जज्बाती कदम का इन दोनों की ज़िंदगी पर बुरा असर नहीं पड़ा, ये सोचकर इसे बहुत खुशी हो रही थी। वो अस्मारा से बहुत शर्मिंदा थी कि इसके जज्बाती फैसले की वजह से अस्मारा को बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश और मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो अपनी सोच में मसरूफ़ थी कि अचानक इसका फ़ोन बजा। इसे हैरत का झटका तब लगा जब फ़ोन पर कल्ब का नाम जगमगाता हुआ देखा। इसने एक सेकंड की देर किए बिना फ़ोन को कान से लगा लिया। हेलो कल्ब, आपने फ़ोन किया था? वो उठकर बैठी और पूरे जोश से पूछने लगी, जबकि दूसरी तरफ कल्ब इसकी बेताबी पर सिर्फ मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? वो इसकी फजूल बातें नज़रअंदाज करते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ इसके सलाम देने पर वो शर्मिंदा होगी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं आप, क्या हो रहा है, खाना खा लिया? इतनी कोशिश के बावजूद अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और हाँ मैंने खाना खा लिया। और तुम्हें फ़ोन करने की वजह बहुत अजीब सी है, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि अपने कांस्टेबल को फ़ोन किया, तो गलती से फ़ोन तुम्हें लग गया। ऊपर फर्स्ट पर तुम्हारा ही नंबर था, शायद मैंने सेव नहीं किया हुआ, इसलिए शायद गलत नंबर लग गया। तुम्हारा और मेरे कांस्टेबल का नंबर काफ़ी मिलता जुलता है। खैर कोई बात नहीं, तुम सुनाओ कैसी हो? इसकी खुशफहमियों को दूर करते हुए बोला, तो दूसरी तरफ से शिजरा का मुंह बन गया। इसका दिल चाह के वो रो दे। मतलब इतने दिनों के बाद भी उसे हरगिज़ मिस नहीं कर रहा था। ये तो इसकी कांस्टेबल का नंबर इससे मिलता था, इसलिए गलती से इसका फ़ोन लग गया और वो खुशी से पागल हुए जा रही थी। इसने अपनी खुशी पर 2 हरफ लानत भेजी और फिर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। अच्छा, तो आपने किसी और को फ़ोन किया था? कोई बात नहीं, आप फिर कर लें बात जिसे फ़ोन कर रहे थे। मैं भी कल की पेपर की तैयारी कर रही हूँ, कल आखिरी पेपर, आप लेने आएंगे मुझे कल? वो बेहद उदासी से पूछने लगी। वो चाहे इसके साथ कितनी बेरुखी से क्यों ना पेश आए, लेकिन अपनी मोहब्बत इसे छुपा नहीं सकती थी। वो अपनी मोहब्बत पर किसी किस्म का दाग लगते नहीं देख सकती थी। वो इससे प्यार करती थी और वो साफ अल्फाज में कहती थी कि इससे मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत को 7 पर्दों में कैद रखना इसे नहीं आता था। वो अपनी मोहब्बत को बेनकाब रखती थी। कल तो बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हें 5 दिनों के बाद लेने आ सकता हूँ। आजकल बहुत सारा काम है, तो कल मेरा आना काफ़ी मुश्किल रहेगा, कल्ब कहने लगा। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप ईजी हो तब आ जाएगा लेने के लिए। मैं फ़ोन रखती हूँ, पेपर की तैयारी करनी है। वो उदासी से कहती फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि कल भी हैरत से अपने फ़ोन को देखा, फिर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। बहुत खून साड़ दिता चवल आदमी ओदा, बाद दंद कटदा पिया। शहरियार उठ जाए ना, आज मेरा आखिरी पेपर है, प्लीज़ मुझे आप परेशान मत करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पहले आज का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो इसे जगाते हुए कह रही थी। और होश शहरियार, कब तक सोते रहेंगे, बस भी करें, कैसी नींद है आपकी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो इसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन शायद इसने तो कसम खा रखी थी आज से तंग करने की। जब तक तुम जगाती रहोगी यूँ ही प्यार से मैं सोता रहूँगा, बस तुम जगाती रहो। मुस्कुराते हुए ऐसी आंखें बंद करे पड़ चुका था। क्या मतलब है आपका, आप मुझे कब से तंग किए जा रहे हैं, बस बहुत हो गया, उठे, मेरा पेपर है, मुझे जाना है, हम लेट हो जाएंगे। वो फिर से ज़बरदस्ती जगाने लगे, जबकि शहरियार का उठने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम अपना आखिरी पेपर बहुत अच्छे तरीके से देना चाहते हो, तो तुम्हें पहले अपने ड्राइवर को रिश्वत देनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारा ड्राइवर बगैर रिश्वत के तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मेरे पास और जल्दी से मुझे लिप्स पर किस करो ताकि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ूँ।
वरना आज तो समझ लो तुम्हारा पेपर गया काम से। वो इसे तंग करते हुए कहने लगा। हद होती है शहरयार, प्लीज़ उठकर फ्रेश हो, हम लेट हो रहे हैं। वो इसे समझाते हुए बोली कि शहरयार ने अचानक इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने ऊपर खींच लिया। तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आती लड़की? मैंने कहा कि पहले मुझे लिप्स पर किस करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा, वरना गया तुम्हारा पेपर भाड़ में। जब तक मुझे मेरी मॉर्निंग विश नहीं मिल जाती तब तक तो मैं कहीं पर भी नहीं लेकर जाने वाला तुम्हें। चलो अब अपना वक्त पर बात मत करो, मेरे होंठ तुम्हारे होंठों को छूने के लिए बेचैन है। वो इसका चेहरा थामते हुए इसके लबों पर झुकने लगा था कि अस्मारा ने चेहरा फेर लिया। बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई किस नहीं करने वाली मैं, और ना ही आपको कोई रिश्वत मिलेगी। उठे और जल्दी से चलें। वैसे भी कल रात आपने मुझे कितना तंग किया, आपको बताया भी था कि मेरा आखिरी पेपर है जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अब भी मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको आखिरी पेपर ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा, कि आज इससे पहले मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। वो बोलकर मुस्कुराई। शहरयार का दिल चाहा वो इसका चेहरा थाम कर इसके लबों पर अपने लबों की मोहर सबत करते, लेकिन नहीं, वो इसका गुरूर नहीं तोड़ सकता था। इसका शौहर इसकी कुर्बत के लिए कुछ भी कर सकता था, ये मान हर औरत को होना चाहिए। ठीक है बीवी, करो मुझ मासूम पर जुल्म, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन याद रखना आज रात को मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आसानी से बख्शूंगा तो मैं भी नहीं तुम्हें। मैं उसके होंठों को उंगली से छूता उठकर बैठ गया। चलो जाकर नाश्ता लगाओ मेरा, आ रहा हूँ 5 मिनट में। मोहब्बत इसका माथा चूमता इसके करीब से उठकर फ्रेश होने चला गया, जबकि वो मुस्कुराती हुई बाहर आ गई थी। पेपर दोनों का ठीक ठाक हो गया, बहुत अच्छा ना सही लेकिन फिर भी गुजारे लायक था। आज का पेपर भी इन दोनों की सोच से ज़्यादा मुश्किल था। शिजरा कल्ब की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए वो ठीक से तैयारी नहीं कर सकी थी। जबकि शहरयार ने रात को अस्मारा को तैयारी नहीं करनी थी, क्योंकि शहरयार का कहना था कि वो एक रात में कौन सा तीर मार सकती है। इसलिए से जो भी तैयारी करनी थी सुबह तक करनी थी रात इसकी, और वो अपनी रात में किसी भी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इसने अस्मारा को एक भी लफ्ज़ पढ़ने ना दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इसका पेपर भी गुजार लायक हुआ था। वो बाहर बैठी शहरयार के आने का इंतजार कर रही थी। अस्मारा ने इसे फ़ोन कर दिया था कि इसने कहा था कि वो तकरीबन 15 मिनट में इस लेने के लिए पहुंच जाएगा। अभी वो इसके इंतज़ार में बैठी हुई थी जब शिजरा को सड़क पर कल्ब महसूस हुआ। पहले तो इसने अपनी गलतफहमी समझ कर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वो शख्स को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी, और वो इसके लिए इसका सब कुछ था। अस्मारा सामने देखो, क्या तुम्हें कल्ब नज़र आ रहे? वो ज़्यादा देर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। आजकल तो वैसे भी इसके बगैर इसकी हालत किसी नशे जैसी हो चुकी थी, इसलिए इसने खुद पर यकीन करने के बजाय अस्मारा से पूछा, अरे हाँ भाई तो यहाँ ही है, तुम तो कह रही थी कि 4-5 दिन के बाद आएंगे। अस्मारा बेहद खुशी से बोली। तो शिजरा की आंखें चमक उठी। ये गलतफहमी नहीं बल्कि हकीकत में वो सच में आ गया था। अगर आना ही था तो इसे झूठ क्यों बोला? इसने सोचा, लेकिन फिर अपनी नाराज़गी नज़रअंदाज करती हुई कदम बढ़ा। इससे पहले कि अस्मारा कदम उठाती इसके पीछे शहरयार भी आ गया। वो कल्ब की तरफ जाने की बजाय शहरयार की तरफ आ गई तो इसे आकर बताया कि कल्ब आया। शहरयार शिजरा को सड़क के पार की तरफ जाता देखकर गाड़ी से उतर गया। अपनी बहन की आंखों की खुशी देखकर वो भी बेहद खुश था। सामने पार्किंग में गाड़ी के साथ टेक लगाए वो शख्स मुस्कुरा रहा था, जबकि शिजरा आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। वो अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। पता नहीं इसकी ज़िंदगी कैसी थी, लेकिन इसने हमेशा कल्ब की तरफ से इन सबको मुतमईन रखा था। अपनी आंखों से कल्ब के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहता था जो एक हमसफ़र के साथ होती है, और आज वही खुशी देख रहा था। वो कल्ब के बिल्कुल जाकर करीब खड़ी हुई तो कल्ब ने बेहद आहिस्ता से अपना दाएं हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर मुस्कुराते हुए शिजरा ने अपना हाथ रखा था। लेकिन अचानक ही शिजा का ध्यान भटक गया। वो कल्ब के चेहरे की जानब देखने की बजाय किसी और तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर हर दर्जा हैरानगी थी, लेकिन कल्ब का हाथ थामने की बजाय उसे पीछे की जानब धक्का दे चुकी थी। इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, फिजा में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। हैं? किनू वजी? समझना मुश्किल नहीं था। वो गोली की आवाज़ थी जो कल्ब के लिए चलाई गई थी, लेकिन वो शिजा के सीने के आर पार हो चुकी थी। इसके देखते देखते इसकी बहन कल्ब की बाहों में झूल गई थी। केड़ा दुश्मन आ गया जिन्हें शिजरा उठा उठा करके फैर मारता। शिजरा प्लीज़ आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखना। वो बेचैनी से अपनी बाहों में उठाया अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। पुलिस यूनिफॉर्म में किसी शख्स को देखते डॉक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर? इन्हें तो गोली लगी है, वो भी सीने के बीचों बीच। सिस्टर जल्दी आओ। वो जल्दी से बेड पर डालते हुए तेजी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, इसे बचा लेना डॉक्टर, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो मेरी ज़िंदगी, अगर वो ना रही तो मैं भी मर जाऊँगा। डॉक्टर इसे बचा लो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इसे बचा लो सिर्फ एक बार। मैं कभी दोबारा इस पर आँच नहीं आने दूंगा। मैं यहाँ आया ही क्यों, जबकि मुझे पता था कि मेरी जान खतरे में, मुझे पर कभी भी हमला हो सकता है। मुझे इसी जगह आने नहीं चाहिए था, मैंने अपनी वजह से इसे खतरे में डाल दिया। लेकिन डॉक्टर तुम इसे बचा लो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में इसके अलावा मुझसे प्यार कर कोई नहीं है, इस दुनिया में इसके अलावा मुझसे प्यार करने वाला। तो बचा लोगे ना इसे, कुछ नहीं होने दोगे ना? मैं इसके कंधे पर हाथ रखे झंझोड़ते हुए सवाल कर रहा था। शहरयार ने इसे थाम कर पीछे करने की कोशिश की। देखिए इंस्पेक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनकी जान बचा सकें, लेकिन गोली सीने के बीचों बीच लगी। आप सब दुआ करें, हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे इनकी जान बचाने की, लेकिन हमको गारंटी नहीं दे सकते। डॉक्टर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। क्यों नहीं गारंटी दे सकते? तुम्हें गारंटी देनी होगी, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। बहुत प्यार करता हूँ मैं इसे। खबरदार जो किसी ने इसे छीनने की कोशिश की, खबरदार जो किसी ने इसे मुझसे दूर करने की कोशिश की। जिससे प्यार करता हूँ मैं वो मुझसे दूर हो जाता है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। कोई नहीं छीन सकता मुझसे मेरी शिजरा को, तुम भी नहीं।
अगर तुमने इसकी जान नहीं बचाई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो शायद भूल गया था वो क्या कह रहा है, शायद इस वक्त इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। शहरयार ने इसे कंधे से थाम कर पीछे किया। वो खुद भी अचानक होने वाले इस हादसे पर बेहद परेशान था। इसकी बहन की जान में खतरे में थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ कल्ब की दीवानगी ने इसे मजीद परेशान कर दिया था। कल डॉक्टर को कोशिश करने दो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। प्लीज़ तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी, इसे कुछ नहीं होगा। यहाँ बैठो, डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, जितना इनके बस में होगा वो इतना करेंगे। ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, और मुझे यकीन है वो हमारी शिजरा को कुछ नहीं होने देगा। तुम प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, अल्लाह ने चाहा तो कुछ बुरा नहीं होगा। वो इसे संभाल रहा था। नहीं शहरयार, इसे ठीक होना होगा, इसे वापस आना होगा मेरे लिए। वो ऐसे नहीं जा सकती। इसने कहा था कि वो मेरे मुँह से अपने लिए मोहब्बत के अल्फाज सुनना चाहती है, वो मेरे मुँह से अपनी मोहब्बत का इकरार सुनना चाहती है। वो ऐसे नहीं जा सकती, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। बस बहुत हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझसे दूर चला जाता है। मेरी माँ मुझे पैदा करते दुनिया से चली गई। मेरा बाप मेरे होते हुए भी कभी मुझसे खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। किरण, जिसे मैंने बेहद चाहा, जिससे बेहद मोहब्बत की, खुद से बढ़कर इसकी ख्वाहिशों को पूरा किया, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, और अब ये भी जा रही है। नहीं, इसे नहीं जाने दूंगा। ये मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। इसे मुझसे मोहब्बत है ना, यही सुनना चाहती है ना। मैं इसे मिस कर रहा था, मैंने बहुत मिस किया इसे। इसलिए तो सुबह से वहाँ बाहर खड़ा इसका इंतज़ार करता कि कब वो पेपर करके बाहर आए, उसे अपने साथ लेकर जाऊँ। इसके बिना मैं आज तक घर वापस नहीं गया कि अगर वही नहीं है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। और ये मेरे साथ ऐसे कर रही है कि वो आई क्यों मेरे सामने, चलने देती गोली मुझे। मुझे लगती तो यकीन करो शहरियार, आज मैं इतनी तकलीफ में ना होता जितना मैं इस वक्त तकलीफ में हूँ। इसे इस हालत में देखकर शहरियार, इससे कहो कि उठ जा, वरना मैं मर जाऊँगा, सच में मर जाऊँगा मैं इसे इस हालत में देख कर। प्लीज़ इससे कहो वापस आ जाए, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था। शहरयार ने आगे बढ़ते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। उम्र में इससे बड़ा था, ज़िंदगी इससे बेहतर देख चुका था, लेकिन वो इस तरह यूँ इसकी बहन के लिए बच्चों की तरह रोएगा, ये तो इसने कभी भी नहीं सोचा था और ना ही कभी चाहा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा कल, बस तुम दुआ करो, हमारी शिजरा को कुछ नहीं होगा। वो वापस आ जाएगी, सब्र से काम लो, इसे समझाते हुए कहने लगा, जबकि वो अपनी हालत समझ नहीं पा रहा था। अस्मारा पास खड़ी आंसू बहा रही थी। इस तरह कुछ हो जाएगा ये तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था। चल हुन आराम है, हुन आया सवाद। तू तड़फा ला ਉਹਨੂੰ, तू कहला मैं 5 दिन बाद आवांगा। हुन आराम है, बहुत चंगा होया तेरे नाल। शिजरा को कॉलेज में गली लगी है, ये बात हर अखबार और न्यूज़ में आ चुकी थी। गालिब साहब और सादे बेगम तो खबर सुनते फ़ौरन अक्षंता बेगम के पास आ गए, जो अपनी बेटी के बारे में ऐसी खबर सुनकर गम से निढाल हो चुकी थी। अस्पताल मरो जाओ, तुसी उनके घर क्यों आए हो? इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इस वक्त बेहद परेशान थी। इनका बीपी खतरनाक हद तक हाई जो हो चुका था। शहरयार की कोई खबर नहीं थी और ना ही शिजरा के बारे में कुछ पता था। पता था तो बस इतना कि कॉलेज के बाहर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में इनकी बेटी को भी गोली लगी है। चलो शुक्र है गोली पेपर देने तो बाद लगी, नहीं तो फिर सवालिया ही नहीं सी। रक्षंता बहन सब्र करें, हौसले से काम लें, अल्लाह रहम करेगा, वो सब्र करने वालों के साथ है। सादे बेगम बेहद परेशान थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो इनके लिए ढाल बनी हुई थी। अगर वो भी यहाँ ना होती तो यकीनन इनके लिए और भी मुश्किल होता। कल भी यहाँ है या नहीं कोई नहीं जानता था, बस सबको इतना ही पता था कि कॉलेज के बाहर गोलियाँ चली हैं, जिसमें एक लड़की बुरी तरह से घायल है। बहुत कोशिश के बाद आखिर शहरयार का फ़ोन लग गया। वो अस्पताल में शिजरा के साथ ही था और सब से दुआओं की दरख्वास्त कर रहा था। शिजरा की हालत बहुत ख़राब थी, डॉक्टर ने जान बचाना मुश्किल कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने शहरयार को हौसला दिया था। वो जानते थे ये बात बहुत बड़ी है। इन्होंने शहरयार से कहा कि कल को इस बारे में खबर करते हैं, लेकिन शहरयार ने इन्हें बताया कि कल भी वहीं पर है, वो सब जानता है। जिसके बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानते थे कि ये लम्हा शहरयार और रक्षंदा बेगम के लिए बेहद मुश्किल है। तेरे अपने सबूत वास्ते भी मुश्किल है, और इस पूरे वक्त में वो इन लोगों के साथ खड़े थे। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी ताड़ी। डॉक्टर प्लीज़ कुछ बताएं। डॉक्टर जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर है, शहरयार इनके पास आते हुए कहने लगा, आई एम वेरी सॉरी, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग अपनी दुआएं जारी रखें, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोली किसने चलाई और ये वारदात कैसे पेश आई, ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर चल पड़ी थी और अखबारात में भी अपनी पुलिस केस बन जाएगा। वैसे तो इंस्पेक्टर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका फैमिली केस है, तो इसके बारे में क्या करना है आप क्लियर कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को आगे लेके जाना चाहते होंगे। इसने हाथों में सर दिए कल्ब को देखते हुए कहा, जी डॉक्टर, हम ये केस आगे नहीं लेकर जाना चाहते। आप शिजरा की जान बचाने की कोशिश करें और पुलिस वगैरह को इस केस में इन्वॉल्व ना करें। जब शिजरा ठीक हो जाएगी, कल्ब खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। शहरयार ने समझाते हुए कहा, तो वहाँ में सर लाते हुए आगे बढ़ के, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। हम नहीं जानते थे कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। शायद वो लड़की जीना चाहती थी, वरना जितनी गोली इसके दिल के नज़दीक लगी थी, इसका बचना मुश्किल था। लेकिन शायद आप लोगों की दुआएं रंग ले आई। ऑपरेशन कामयाब हो गया, पेशेंट को भी होश नहीं आया, लेकिन अब इनकी हालत बेहतर है और हार्ट बीट भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है। खून बहुत ज़्यादा बह गया था, लेकिन वक्त पर इंतजाम भी हो गया। अगले 8 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। आप सभी बारी बारी इनसे मिल सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा पेशेंट के पास बिल्कुल बस एक ही इंसान रहे। इन्हें हर तरह की टेंशन से दूर रखिएगा। बहुत मुश्किल में थी इनकी ज़िंदगी, अल्लाह ने रहम किया। बहुत बहादुर है आपकी वाइफ। कल्ब साहब मौत को हरा के आई हैं वापस। कल्ब के खुशी से चमकते चेहरे को देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कल्ब ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। क्या हम इससे मिल सकते हैं, शहरयार ने पूछा। जी, अब
अब सब इनसे मिल सकते हैं, लेकिन बारी बारी, पेशेंट के पास ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। डॉक्टर इसका कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ के, कल तुम शिजरा से मिलो, मैं सब घर वालों को फ़ोन करके खुशखबरी सुना देता हूँ। शहरयार अंदर जाने की ख्वाहिश को दबाते हुए मोबाइल निकाल कर बाहर निकल गया। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर कदम रखा तो इसे बैठ के में मशीनों से जकड़े हुए पाया। इसका दिल दुखा था जिंदा दिल लड़की को इस हालत में देखकर। आज वो इसकी वजह से इस हालत में थी। इसे आना ही नहीं चाहिए था। पिछले कुछ दिनों से उसे मुसलसल चौधरी के लोगों की धमकियाँ मिल रही थी। गांव में चौधरी की दहशत मचाए रखी थी। इसने तमाम लोग गांव वालों की ज़मीनें छीन ली थी और झूठे कागजात बनवाकर ज़मीन को अपने नाम करवा लिया था। गांव वालों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए कल्ब ने सारे कागजात जारी साबित कर दिया और अब चौधरी इसका दुश्मन बन गया था। चौधरी ने इसे अच्छी रिश्वत की ऑफर की थी, लेकिन एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में इसने चौधरी को अंदर करके इस पर केस बना दिया, जो कि झूठा केस हरगिज़ नहीं था। चौधरी को 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक जेल में रहना पड़ा, जो इसके गुस्से को हवा दे गया। और वो कल्ब से बदला लेना चाहता था। वो चौधरी का करोड़ों का नुकसान करवा चुका था। कल्ब के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था, लेकिन इस पर चौधरी की किसी धमकी ने कोई असर नहीं दिखाया। इसे चौधरी का कोई डर खौफ नहीं था। इसने चौधरी की किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि इसे नज़रअंदाज करके शहर आ गया, जहाँ वो आज शिजरा को अपने साथ लेकर वापस जाने का इरादा रखता था। लेकिन इससे पहले चौधरी ने अपना कहा सच कर दिखाई। गोली कल्ब के लिए चलाई गई थी, जो शिजरा के आर पार हो गई थी। आज अगर वैसे वक्त पर अस्पताल लेकर ना आता तो शायद आज शिजरा इनके बीच ना होती। जब डॉक्टर ने कहा कि इसका जिंदा रहना मुश्किल है, इसे लगा जैसे इसकी सांसें खत्म हो रही हो। आज मैं शिजरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने चाह रहा था और आज ये सब कुछ हो गया। कितना तकलीफ दे दिन था आज का। आज इसकी जान से अजीज़ हस्ती इसकी ज़िंदगी से दूर जा रही थी। इसे लगा कि आज वो नहीं रहेगी। जिस तरह से इसके सारे अजीज़ रिश्ते से दूर हो गए, वो भी आज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने इस पर ख़ास करम किया था। वो जिंदा थी, इसके सामने थी, इसकी आंखें नम होने लगी। आज वो समझा था कि वो इसके लिए कितनी ख़ास है। इसने आगे कदम बढ़ाते हुए इसके माथे पर लब रखे। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिलबरम, बहुत ज़्यादा। तुम इस दुनिया में मेरे लिए बनाई गई हो, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई हक नहीं है तुम्हें मुझे तड़पाने का। सारे बदले एक ही बार निकाल रही थी ना मुझसे, मेरी बेरुखी का बदला ले रही थी ना तुम मुझसे। अब मैं तुम्हें कभी तुम्हारे साथ फिर वैसे पेश नहीं आऊँगा, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। खुद से जुड़ा कोई काम तुमसे नहीं कहूँगा। तुम ठीक रहो, मेरी आंखों के सामने रहो, मुझसे दूर मत जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और सिर्फ तुम। कल्ब सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा हक है मुझ पर। मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा और तुम्हें हमेशा अपने सीने में छुपा के रखूँगा। आई लव यू। सुना तुमने, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, इश्क हो तुम मेरा। वो इसे कहता है इसके हाथ को थाम कर अपने लबों से लगा चुका था। तो यही सारी गल्लां ਉਹਦੇ सामने कहते तन दंदल पैने आ। वो इस केस को आगे नहीं लेकर जाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा खासा बड़ा मीडिया केस बन चुका था। बात पुलिस तक जा चुकी थी, लेकिन जब पुलिस वालों को पता चला कि जिस लड़की पर गोली चली है वो कल्ब शाह की अपनी बीवी है, तो लोग चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले सके। लेकिन कल्ब ने एक्शन लिया था। इसने चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। चौधरी ने इसे धमकी दी थी और इसके सबूत के तौर पर इसके पास रिकॉर्डिंग महफूज थी। जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो भी पकड़ा जा चुका था। वो चौधरी का ही आदमी था और इसका ताल्लुक भी इसी गाँव से था जहाँ वो रहता था। कल्ब ने फैसला कर लिया वो इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो चौधरी को आसानी से माफ़ नहीं करेगा। इसने सिर्फ इसकी बीवी पर नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी, इसकी खुशियों पर हमला किया। वो आसानी से हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा और ना ही ये सब इतनी आसानी से बंद होगा। चौधरी ने इसके साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की और इसका अंजाम भी देखेगा। इस वक्त इस्मारा शिजरा के साथ थी, जबकि कल्ब इस केस पर काम कर रहा था। वो अस्पताल से बाहर तो नहीं गया, लेकिन वो अस्पताल के अंदर रह के भी चौधरी को सलाखों के पीछे भेज चुका था। चलो चंगी गल है। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो देखा अस्मारा इसके बिल्कुल पास इसका हाथ थामे बैठी हुई है। अस्मारा, कल्ब ठीक है ना? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं? इन्हें गोली तो नहीं लगी? वो भी अपनी परवाह के बगैर सिर्फ कल्ब के बारे में सोच रही थी कि इसे बात करते हुए तकलीफ हो रही थी। लेकिन कल्ब के लिए तो हर दर्द सहने को तैयार थी। ये तो कुछ भी नहीं था इसकी मोहब्बत के सामने। मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक है। गोली इन्हें नहीं, तुम्हें लगी है। भाई के किसी दुश्मन ने तुम्हें गोली मारी है। भाई के दुश्मन ने इनकी जान लेने के लिए इनके पीछे किसी आदमी को भेजा था और वहाँ कॉलेज के सामने गोली चलाकर इनकी जान लेना चाहता था। लेकिन तुमने पहले इस आदमी को देख लिया और भाई को बचा लिया। तुम बहुत बहादुर हो शिजरा। मुझे कभी भी नहीं लगा था तुम भाई के लिए इस हद तक जा सकती हो। मेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है कि इसे तुम जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बना कर रखे और तुम लोगों के लिए बीच ऐसा ही प्यार रखे। भाई तो पागल ही हो गए थे तुम्हें इस हालत में देखकर। सच में मुझे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि नहीं तुमसे मोहब्बत है। तुमने वाकई ने अपना बना लिया। वो सच में तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इसने मुस्कुराते हुए से बताया। इसे अस्मारा की किसी बात पर भी यकीन नहीं आया। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं समझी नहीं। वो नासमझी से कहने लगी तो अस्मारा मुस्कुरा दी। हाँ, इतनी नन्ही बच्ची हो ना तुम, जो मेरी बात को नहीं समझी। मेरे भाई को अपना दीवाना कर लिया तुमने। चिल्ला चिल्ला कर पूरे अस्पताल को सर पर उठाया हुआ था इन्होंने। बस एक ही बात, मेरी शिजरा को बचा लो। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इसके बिना मैं मर जाऊँगा। मैंने कभी भाई की आंखों में मोहब्बत किसी के लिए नहीं देखी जो आज तुम्हारे लिए देखी। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था वो भाई है। इनका चिल्लाना, शिद्दत से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत नया था। मैं तो इस शख्स को जानती नहीं जिससे आज मिली हूँ। आज मैं जिस शख्स से मिली हूँ वो तुम्हारा था, सिर्फ तुम्हारा, तुमसे इश्क करने वाला, तुम्हारे प्यार में पागल। आज भाई की मोहब्बत देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कल भाई हैं जो दुनिया से कट कर रहते हैं।
किसी से बात नहीं करते, किसी के पास नहीं जाते, अपनी बातों को खुद तक महदूद रखते हैं, वो तुम्हारे दीवाने हो गए। तुम सच में किसी को भी खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती हो। वो इसका हाथ थामे इसे बता रही थी, जबकि इसकी किसी भी बात पर इसे यकीन नहीं आ रहा था। तेरा यकीन करना बनता भी नहीं जो तू फेस किया, लेकिन चल की कर सकते, होता है, चलता है दुनिया। जब अचानक दरवाज़ा खटखटा के अंदर दाखिल हुआ। अरे भाई आप आ गए। शिजरा को भी बस अभी होश है, आप इससे बातें करें, तब तक मैं शहरयार के पास जाती हूँ। अस्मारा शिजरा का हाथ छोड़ती हुई कल्ब को इसके पास बैठने के लिए जगह देती बाहर निकल गई, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अस्मारा की छोटी जगह पर इसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। इतना शौक है मरने का तो मुझे बता देती, मैं खुद अपने हाथों से गला दबाकर मार देता। वो इसके पास बैठा नरमी से बोला। इसके अंदाज पर शिजरा मुस्कुराई। वही बेवकूफ़ थी जो अब भी इससे अच्छे अल्फाज की तवक्का कर रही थी, और अस्मारा ने भी तो इसका दिमाग ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत दांत निकले बेवकूफ़ लड़की, मरते मरते बची हो। क्या ज़रूरत थी 30 मार खार बनने की, अगर मर जाती तो? आपके बगैर जीकर भी क्या करती? कल आप हैं तो मैं हूँ, आपको कुछ हो जाता तो मैंने इस ज़िंदगी का क्या चार डालना था। वो अपने दर्द को नज़रअंदाज किया, भी अपने अंदाज में बोली। वैसे आपकी सिस्टर प्लस मेरी भाभी साहिबा बता रही थी कि मेरे बेहोश होने पर आपने बड़ा रोला शोला डाला। एकता कपूर के 20 साल चलने वाले ड्रामे के हीरो की तरह बड़ी डायलॉगबाजी की आपने मेरे लिए। और सुनने में तो ये भी आया कि आपने मेरे लिए, मतलब मेरे लिए यानी शिजरा कल्ब शाह के लिए, अपनी दूसरी दूसरी बीवी के लिए, वो 3 मैजिकल वर्ड्स भी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अस्मारा ने तुम्हें खुश करने के लिए बकवास किया। वो साफ मुकर गया। माँ सदके जय में क्या सी ना शिजरा के सामने बोलने लगे ना, दंदल पैने हैं पहले तो मैं मर जावांगा तो ये हो जाएगा। इसके मुकर जाने पर शिजरा ने इसे घूर कर देगा। बड़ी हुई दाढ़ी, 4 दिन पुराने कपड़े, बिखरे बाल, मगर अक्कड़ अब भी वहीं की वही। ये बंदा जीना छोड़ सकता था लेकिन अपनी अक्कड़ नहीं। इसकी बकवास का तो पता नहीं, लेकिन आपकी हालत मजनू जैसी ज़रूर बनी हुई है। वो बड़बड़ाई, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर हमेशा की तरह हु केयर्स का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर जल सड़कर अपनी भड़ासी निकाल सकती थी। हाँ, शायद इसे कोई और नहीं मिला बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिसका दिल करता मुझे उल्टा सीधा कहकर चला जाता। अब देखे ना, अस्मारा ने मेरे दिल में कितनी सारी खुशफहमी डाल दी आपको लेकर। आप बताएं, इतने दिन से कहाँ थे और क्या चल रहा था ज़िंदगी में? आप तो मुझे लेने नहीं आने वाले थे, तो फिर क्यों आए मुझे लेने के लिए? आप 4-5 दिन के बाद आने वाले थे ना। वो पुरानी बातें याद करती कहने लगी। बहुत बड़ी गलती की मैंने, अगर नहीं आता तो यकीनन आज तुम ठीक होती। काश तुम्हारी जगह ये गोली मुझे लग जाती। अल्लाह ना करे। कल कैसी बातें करें आप ठीक है, बस यही बात मेरे सुकून की वजह है। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप अपनी ये बातें किसी और के सामने जाकर करें। मेरे सामने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, बुरी बुरी बातें करके मेरा मूड ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आज मेरी नंद भाभी साहिबा ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला कर दी, तो बेहतर है कि आप भी मुझे इसी खुशफहमी में मुब्तला रहने दें। कोई ज़रूरत नहीं मुझे मेरी खुशफहमियों से निकालने की। वो मुंह बनाते हुए बोली तो कल्ब मुस्कुरा दी। कब तक मेरी जान छूटेगी इस अस्पताल के बदबूदार कमरे से? मैंने यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ आप बात करें ना डॉक्टर से। इसे कहीं मुझे जाने दे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो इसे देख कर इल्तिजा करने लगी। नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना होगा जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, और इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पर तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम कुछ दिन के बाद घर चलेंगे। वो बेहद प्यार से समझाते हुए कहने लगा। कल मैं सच में यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, अस्पताल किसे पसंद हो सकता है? इसने मुंह बनाते हुए कहा, तो कल्ब ने नाम में सर हिलाया। अपनी सेहत के लिए तुम्हें यहाँ रहना होगा। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं लेकर नहीं जाने के हक़ में नहीं हूँ। वो इसके मुंह बनाने पर समझाते हुए बोला, जबकि इसने ऑफ मोड के साथ हाँ में सर हिलाया था। की इसे बेचारे नू 2 पाल दी खुशी दे देता। यहाँ हर कोई इसका बहुत ख्याल रख रहा था। सादिया बेगम गालिब साहब के अलावा सरदार साहब और कनीज़ बेगम भी इससे मिलने आई थी, और दादा चांद तो स्पेशल आए थे। इसके पास तो तकरीबन 4-5 घंटे इसके पास ही रहे थे, और इसके बाद मामा भी अक्सर आती जाती रहती थी। अस्मारा और शहरयार ने इसके करीब रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कल्ब ने कह दे वो अपनी बीवी का ख्याल खुद ही रखेगा। रात में कल भी इसके साथ होता रहता था, जबकि दोपहर में सब आते रहते थे इसे मिलने के लिए। डॉक्टर ने 15 दिन तक अस्पताल में रखने के लिए कहा था। ये 15 दिन भी तेज़ी से गुजरे थे। कल्ब तेरे नाल तो फिर तेन भावें हस्पताल छड्ड के उथे जेड़ा वो केड़ा वार्ड होंदा यार, वो जो मुर्दा खाना होता है, पता नहीं केड़ा वार्ड, मुर्दा खाना, उत्थे भी तेन रख दिए तो तू उत्थे भी रह लवे। इस घर में वेलकम धूमधाम से किया गया। हर कोई इससे मिलकर बेहद खुश था। वो बहुत टाइम के बाद वापस आई थी यहाँ पर। शहरयार तो चाहता था कि वो इसे कादिर हाउस लेकर जाए, लेकिन कल्ब ने कहा वहीं जाएगी जिसका असल घर है। इसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अभी तक पट्टी नहीं उतारी गई थी। अभी भी इसका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत थी। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन इसका सहारा इसके साथ था। वो एक कदम उठाने में इसकी भरपूर मदद करता था। अस्पताल में तो नर्सेज भी मौजूद थी जो हर वक्त इसकी मदद करती थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही कल्ब को करना पड़ रहा था। शुरू के 2-4 दिन अस्मारा इसके साथ ही रुक गई। इस पर शहरयार ने भी कोई इशू नहीं बनाया, लेकिन अब अस्मारा को भी अपने घर जाना पड़ गया। कल्ब
तुम किसी नर्स का इंतज़ाम कर दो जो हर वक्त शिजरा के पास है। सादिया बेगम कल के कमरे से निकलती हुई इससे कहने लगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं आंटी, मैं हर वक्त इसके साथ रहता हूँ, इसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। अस्मारा को इसके घर जाने दें, मैं अपनी बीवी को संभाल लूँगा, आप इस बारे में टेंशन ना लें बिल्कुल भी। वो उनकी परेशानी दूर करते हुए कहने लगा। नहीं बेटा, परेशानी की बात नहीं, दरअसल बात है कि हज़ार तरह के काम होते हैं जो एक लड़की करे तो बेहतर है, और तुम तो वैसे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो। अपने ट्रांसफ़र के लिए पूरी तरह से अपनी बात समझा पा रही थी। आंटी, बेशक होती होगी एक लड़की को ज़रूरत किसी लड़की की मदद की, लेकिन वो मेरी बीवी है और मैं हर तरीके से इसकी मदद कर सकता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सब कर लूँगा। और जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है तो इसका इशू हल हो गया। अगले हफ्ते तक मेरा ट्रांसफ़र वापस कश्मीर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो काम मैंने करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब वहाँ कोई मसला नहीं, अल्लाह के फजलो करम से। जिसका डर था वो अब जेल की चार दीवारी के पीछे, और जब तक मैं ना जाऊँ बाहर नहीं आ सकता। आप मेरी बीवी की परेशानी बिल्कुल खुद पर सवार ना करें, मैं अपनी बीवी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता हूँ, और अब आप भी टेंशन ना लें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो उनकी टेंशन दूर करते हुए मुस्कुराए। ने जहाँ तक याद था कि कल्ब ने और इनकी पहली मुकम्मल गुफ्तगू थी, वरना ना तो कभी कल्ब ने इनसे खुलकर बात की थी और ना ही कभी इन्होंने कल्ब को इतना वक्त दिया था। लेकिन आज कल्ब से बात करके इन्हें बेहद खुशी हुई। कल्ब ने सगे से सौतेले का फ़र्क ख़त्म करके रिश्ते निभाए थे। इन्हें अफसोस था वो कल्ब के इतना रिश्ते नहीं निभा पाई थी, और शायद कभी वो इस तरह से रिश्ते निभा भी नहीं पाती। तो होर कि जिन्हें सिर्फ खुद गर्ज औरत जिन्हें सिर्फ अपनी तो अपनी औलाद की परवाह, उन्हें की रिश्ते निभाने। अब कैसी तबीयत है? इसने कमरे में कदम रखते हुए कहा। बहुत बेहतर, वो मुस्कुराई। बेहतर तो ठीक है, ये बहुत बेहतर क्या होता है? बहुत बेहतर वही जो आपको नहीं पता, इसने शरारत से कहा। तो कल फिर से मुस्कुराया। जो मुझे नहीं पता वो तुम बता दो। वो इसके पास आहिस्ता से लेट गया। वो जब से घर वापस आई थी इसके कमरे में मारे ही सो रही थी। इसके कमरे में आना जाना बेहद कम था। कैसा लग रहा है अब अपने घर में, अपने कमरे में वापस आकर? वो बेड पर लेट कर इसे सवाल करने लगा। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वहाँ बहुत मज़ा आता था। वहाँ मैं और आप बिल्कुल अकेले थे, और यहाँ इतने सारे लोग होते हैं। कभी एक आ जाता, कभी दूसरा। हम खुलकर बात ही नहीं कर पाते ना। वो भी इसके साथ बेड पर लेटते हुए कहने लगी। तुम बात करो खुलकर, कौन रोक सकता है तुम्हें? वैसे भी ऐसी कौन सी बातें करनी है तुम्हें मेरे साथ कि तुम किसी के सामने नहीं कर सकती? वो शरारत से कहने लगा। बहुत सारी बातें आपसे करने वाली बातें, किसी के सामने क्यों करूँगी? मेरा तो दिल करता है मैं सारा दिन रात आपसे बातें करती रहूँ। वैसे हम वापस नहीं जाएंगे, मेरा मतलब है गाँव वापस। इस घर में आपने तो कहा था कि हम 6 महीने तक वहाँ रहने वाले हैं। अभी तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। इधर आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, तो वो केस हल हो गया जिसके लिए आप वहाँ गए थे। हाँ, वो सारा केस हल हो गया। अब मुझे हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सारा सामान मेरा कांस्टेबल वापस यहाँ तक पहुँचा देगा। अब हम वहाँ नहीं बल्कि अपने घर में रहेंगे। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा वापस घर आना? इसका उदास चेहरा देखते हुए पूछने लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं, वो अपने घर वापस आना भला किसे बुरा लग सकता है? मैं तो बस ये सोच रही थी कि अभी तो वहाँ सब हमें वहाँ रहने की आदत हुई थी कि हम वापस आ गए। काश थोड़ा अर्सा और रहते। हम इस थोड़े से अरसे में एक दूसरे के बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। मैं तो वहाँ बहुत खुश थी, बहुत मज़ा भी आ रहा था। जल्दी वापस आ गए ना हम। वो अपने दिल की बातें बताने लगी। अच्छा, तो मतलब कि तुम किसी ऐसी जगह पर रहना चाहते हो जहाँ हम दोनों और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके? आइडिया बुरा नहीं है, क्या ख्याल है हम कहीं फ्लैट लेकर वहाँ पर ना शिफ्ट हो जाएं? क्या ज़रूरत है इतने बड़े घर में रहने की? वो इससे मशवरा ले रहा था। अरे ज़रूरत क्यों नहीं, यहाँ हमारे घर वाले हमारे बड़े, हम इनके साथ रहने। अब आगे तो घर में ही रहेंगे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी इन फजूल बातों में पड़ गई। ये बताएं कि जब मैं बेहोश थी तब आपने क्या किया? मेरा मतलब कि आप मेरे लिए परेशान थे? वैसे तो आपकी शक्ल से लग रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इनकार नहीं कर सकते आप। इस बात पर इसे नफ़ी में सर हिलाते हुए बोल उठी। तो कल फिर से मुस्कुरा दिया। परेशान तो था, लेकिन क्योंकि बीवी का मामला था तो सबको जवाब भी तो देना पड़ता, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान नहीं था। बस थोड़ी बहुत टेंशन थी कि कहीं बड़ा पुलिस केस ना बन जाए। वो इसके बालों की लट चेहरे से हटाते हुए बेहद नरमी से बोला। इंतहाई कोई जल्लाद किस्म के इंसान है। अगर सबके सामने बोली थे तो मेरे सामने क्यों नहीं? मेरे सामने तो इनके नखरे ख़त्म नहीं होते। वो मुंह बनाते हुए चेहरा फेर गई तो कल्ब ने आहिस्ते से इसका चेहरा दोबारा अपनी जानिब मोड़ लिया। जो भी बातें करनी मेरी तरफ देख कर कोई मुंह में मत बड़बड़ाया करो। मुझे क्लियर और सामने मुंह पर बात करने वाले लोग पसंद है, ना कि इस तरह बात करने वाली। इसकी बड़बड़ाहट को सुनने के बाद वो फिर से कहने लगा। देखिए, इस वक्त मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। खबरदार जो मुझे तंग किया। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? वो पूछने लगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी आप दिल जलाने वाली बातें करते हैं। इन बातों को सुनने से बेहतर है कि मैं कान लपेट कर सो जाऊँ। आपकी बातों में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वो आंखें बंद करते हुए बोली। अच्छा, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे मैं तुम्हें बताने वाला था कि इस दिन अस्पताल में मैंने तुमसे क्या कहा। मैं उसकी बंद आंखों को देखते हुए बोला तो शिजा ने फ़ौरन अपनी आंखें खोली। तो बताएं ना, आपने इस दिन क्या कहा? मैं जानना चाहती हूँ। वो बेताब थी। हद बेवकूफ़ी की। एक बीमार इंसान के लिए कोई क्या कह सकता है? डॉक्टर को कह रहा था तुम्हारी जान बचाने वाला, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा भूत मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। इसकी बेताबी पर वो हंसते हुए बोला। कल आप एक इंतहाई इंतहाई बुरे इंसान है। सो जाए आप, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। वो आंखें बंद करते हुए चेहरा फेर गई तो कल्ब ने मुस्कुरा कर अपना सर तकिए पर रख दिया। देखिए उन्होंने साड़ साड़ के उनका नाश किया। ਉਹਦਾ पहले एडा खून बह गया तो हुण बाकी ਜਿਹੜਾ रह गया वो इन्हें साड़ साड़ के उनका अद्धा किया होया ਉਹਨੂੰ।
इसने अपनी किसी भी काम के लिए कल्ब को तंग नहीं किया, वो सब कुछ नहीं कर सकती थी, कल्ब का इसके साथ होना इसके लिए काफ़ी था। कल्ब ने इसका ख्याल रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कहा कि वो अपने सारे काम खुद अपने हाथों से कर सकती है, यहाँ तक कि वो अकेले कहीं भी जा सकती है। वो काफ़ी दिनों से एक साथ रहते थे, इससे एक ही सवाल करती थी कि अस्पताल में इसने क्या कहा, लेकिन वो टाल मटोल के बाद ही ख़त्म कर देता। इसे गुस्सा तो बहुत आता था, क्योंकि इसे इस मारे की बात पर यकीन था। इसने यकीनन बाज़ अल्फाज में से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन अब वो इसके सामने इस बात को कबूल क्यों नहीं कर रहा था। वो सुबह उठी तो इसका सर कल्ब के सीने पर था, जबकि कल्ब खुली आंखों से अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। इसे आंखें खोलते देखकर बेहद प्यार से गुड मॉर्निंग का वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई। पता नहीं वो कब से जाग रहा था, लेकिन इसकी नींद खराब ना हो इसीलिए इसका सर अपने सीने पर रखे, ना जाने कब से अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। आप जाग रहे हैं? शिजरा ने सीधे होकर पूछा। मैं सोए कब? वो उल्टा इससे सवाल करने लगा। क्या मतलब कि आप सारी रात नहीं सोए? इसे हैरत का झटका लगा। तुमने सोने नहीं दिया बीबी, वो शरारत भरे लहजे में बोला। क्या मैंने ऐसा किया? ऐसा क्या किया? वो हैरान हुई। ऐसा करता कौन है पहले ये बताओ, उल्टा वो इससे सवाल करने लगा। लेकिन मैंने किया क्या है? वो बेहद हैरान थी। ये तो तुम मत ही पूछो कि तुमने क्या किया, वो नफ़ी में सर लाते हुए बोला। कल आप कुछ बताएं तो सही, आप मैंने क्या किया? तुमने दरअसल, वो कहते कहते चुप हो गया। मैंने क्या किया कल, पूरी बात बताएं, आगे भी तो बोले। वो परेशान हुई। अच्छा छोड़ो, रहने दो इन बातों को, वो बात ख़त्म करना चाहता था। क्यों रहने दो, बताएं मुझे हुआ क्या है। अब गुस्सा होने लगी। रहने दो, छोड़ो, दफ़ा करो इस बात को। वो इसके करीब से उठने लगा। बिल्कुल भी नहीं, बताएं क्या हुआ। वो इसका हाथ थाम चुकी थी। क्या हुआ है? वो इससे सवाल करने लगी। आप बताएं क्या हुआ है। वो हैरानी से देखने लगी। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, वो अनजान बना कहने लगा। कल आप मुझे कोई बात बता रहे थे ना कि रात को मैंने कुछ। वो हैरानगी से अनजान बनते देख रही थी। मैं तुम्हें क्यों कुछ बताऊंगा कि रात को तुमने कुछ किया था। वो मुकम्मल तौर पर अनजान बन गया। जब लबों के किनारे से हल्की सी मुस्कुराहट नमाया हुई तो शिजा का दिल चाह के पास पड़ा जग उठाकर इसे सर पर दे मारा। तो आप कब से मेरे साथ क्या कर रहे थे, वो गुस्से से पूछने लगी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम सुनना क्या चाहती हो मेरे मुंह से, वो शरारत से हंसते हुए पूछने लगा। सुनना तो मुझे वो है जो आपने अस्पताल में मेरी बेहोशी के दरमियान का। इसकी शरारत को समझते हुए वो भी अपने पर आ गई। अच्छा तो तुम वो अस्पताल वाली बात जानना चाहती हो, वो एक बार फिर से इसके करीब बैठा पूछने लगा। ड्रामे तो ऐसा करें जैसे बता ही देंगे, वो मुंह बनाकर बनाते हुए बोली। हाँ तो अभी बताने तो जा रहा हूँ। वो बेहद प्यार से इसके करीब और आहिस्ता से इसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बनाया और आहिस्ता से इसके कानों में सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला। शिजा का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। कुछ ही लम्हों में इसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने जा रहा था। मैंने अस्पताल में डॉक्टर को कहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, वो सरगोशी से कहते इसके करीब से उठा। शिजा ने बेहद गुस्से से देखा था। आप बहुत बुरे हैं कल, वो अपने हाथों को घूरते हुए बेदिली से बोली। जानता हूँ, लेकिन मुझसे बुरी तुम हो जो इतने बुरे शख्स से मोहब्बत करती हो। वो आहिस्ता से इसका माथा चूमता फ्रेश होने चला गया। करारे मोहब्बत करने लगे तो कलब में दंदल पे आ रहे। दिन तेरी से गुजरे थे, हर कोई इसका बेहद ख्याल रख रहा था। वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। आज सुबह इसकी पट्टी भी खुल गई थी। कल्ब ने भी आज से दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इसका ट्रांसफ़र वापस इसके शहर हो गया था। वो घर वापस आया तो शिजा सो चुकी थी। इसे डिस्टर्ब किए बिना किचन की तरफ आ गया, क्योंकि इसे बहुत भूख लगी थी। वो नीचे आया तो किचन की लाइट ऑन थी और सादे बेगम खाना गर्म कर रही थी। बैठो कल्ब, यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, उन्होंने बेहद चाहत से कहा। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद गर्म कर लूँगा, आप जाएँ आराम करें। वो तकल्लुफ़ से बोला। क्यों आराम करूँ, मेरा बेटा यहाँ भूखा और मैं सो जाऊँ आराम से? बिल्कुल भी नहीं। अब तो वक्त मिला और अपने अपने बेटे के बीच की दूरियाँ ख़त्म करने का। अब मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, सिर्फ इस डर से कि सौतेले होने की वजह से मेरे हाथों तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत सी रंजिशें होंगी, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूँगी। वो बेहद मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली तो कल्ब ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। मुझे आपको लेकर किसी किस्म का कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है, और ना ही मैं कोई पुरानी बात याद करना चाहता हूँ। और भूख तो मुझे सच में बहुत लगी, और ये खुशबू बता रही है कि आपने अपने प्यारे हाथों से बहुत अच्छा खाना बनाया, और मुझे खाने को इंतज़ार करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसने मुस्कुराते हुए इनके गिर्द बाजू फैलाकर कहा। तो वो भी अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए मुस्कुराई और इसके लिए खाना लगाने लगी। शीज़ा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो ठीक होगी माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। मामा ने इसके सामने खाना रखते हुए चाय रखी। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो इसके लिए बेहद खुश था। आखिर इसने तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर ही दिया। वो है ही ऐसी, इसे खुश रहने और खुश रखने वाली, वरना किरण के बाद तो मुझे लगा था। आंटी प्लीज़, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस औरत की मेरी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं, प्लीज़ आप इसका जिक्र ना करें। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी पहले से बेहतर, और मैं इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। पुरानी कोई याद आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। वो इनकी बात काटते हुए बोला तो सादिया बेगम ने हाँ में सर लिया, जबकि किचन के दरवाजे के करीब खड़ी कनीज़ बेगम अपने कदम वहीं से वापस ले गई। कल भी इनकी बेटी से नफरत करता था, ये बात आज वो इसके मुंह से भी सुन चुकी थी। वो इसका जिक्र भी अपने आने वाली ज़िंदगी में नहीं चाहता था। तो और तेरी बेटी ने बैठ के पूछता रहे, बैठ के उस बगैर तो औरत याद करता रहे, याद सीने ना ला के बैठ रहे। अजीब पागल औरत है। वो अपना नाइट ड्रेस चेंज करता इसके पास आकर लेट गया। वो शायद नींद में इसे महसूस कर चुकी थी। वो इसकी जानिब करवट लेते हुए इसके सीने पर अपना हाथ रखकर इसके कॉलर को अपने हाथों में ले चुकी थी। इसने भी इसके हाथों पर अपना हाथ रखा। शिजा ने अपने हाथ पर इसके हाथ की गिरफ्त महसूस करके आंखें खोल के इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई
और इसके सीने पर सर रख दिया। इसके मासूम अंदाज पर वो भी मुस्कुरा दिया। लेकिन अब इसकी मासूमियत इसे अपनी तरफ पूरी तरह से राग़िब कर रही थी। वो ऐसा नहीं चाहता था, अभी वो इसके मुकम्मल होशो हवास का इंतज़ार कर रहा था। वो मुकम्मल तौर पर इसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो इसे अपनी तरफ आने पर मजबूर कर रही थी। वो नरमी से करवट लेता, इसका सर तकिया पर रखते हुए इसके चेहरे पर झुका। अब इससे दूर रहने की इजाज़त इसका दिल ही नहीं इसे नहीं देता था। वो बेहद नरमी से अपने लबों से इसके चेहरे को छू रहा था। इसके एक एक नक्श पर अपनी मोहब्बत जज्ब कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद में कैद करने लगा। इसका हसार तंग होता जा रहा था। इसकी तंग हसार ने इसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो इसके चेहरे को देख रही थी जो अपने लबों से इसके पोर पोर को महका रहा था। कल्प, इसने तड़प कर पुकारा। कुछ मत कहो, बस महसूस करो इन हसीन लम्हात को, मुझे, और बस मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आखिरी हद तक तुम्हारी रूह में, तुम्हारी सांसों में उतर जाना चाहता हूँ। आज से कल्पशा तुम्हारा और तुम सिर्फ कल्पशा की। तो ख़ुद को मेरे नाम कर दो, भूल जो सब कुछ, सिर्फ मेरी हो जाओ। वो इसके कान के करीब सरगोशी कर रहा था, जबकि अपनी उथल पुथल होती सांसों के साथ बेहद मध्यम सी बोली, मैं तो हमेशा से आपकी हूँ। कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूँ। इसकी बाहों में पड़ी वजह से अपना आप इसके हवाले कर गई थी। कल्प नरमी से मुस्कुराता इसके लबों पर छुप गया। इसके लबों को कैद किए वो हर फासला मिटाता जा रहा था। वो खामोशी से इसकी शिद्दतों को महसूस करती इसकी बाहों में पिघल रही थी। सुबह इसकी आँख खुली तो कल्प सो रहा था। इसकी आंखों के सामने रात के तमाम मंजर घूम गए। वो इसके इतना पास आ जाएगा इसने तो सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। रात वो इसका इंतजार करते करते सो गई थी। इसकी आँख खुली तो इसके बेहद करीब आ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी रूह में उतर गया। रात इसकी शिद्दत और जसारतों को याद करती वो सर से पैर तक सुर्ख हो चुकी थी। कल्प से नजरें मिलाने की हिम्मत तो अब इसमें थी ही नहीं। वो जल्दी से फ्रेश होती कमरे से ही निकल गई। अब तो वो कल्प के सामने एक सेकंड नहीं रुकना चाहती थी। फिलहाल कल्प के सामने जाना इसके लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए इसके उठने से पहले वो कमरे से निकल गई ताकि वो मज़ीद इसे तंग ना कर सके। कल रात कल्प का अंदाज़ बहुत अलग था। कल रात वो हर तरह से इसे अपना बना चुका था, इसे अपने तमाम हकूक़ देख चुका था, इसे पूरी तरह से बीवी मानकर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि शिज़रा परेशान हो गई थी। इसकी आंख खुली तो वो काफ़ी पुरसकून था। कल रात इसकी ज़िंदगी की एक हसीन रात थी। इसने हाथ बढ़ाकर बंद आंखों से इसे अपने करीब खींचना चाहा तो वहाँ मौजूद नहीं थी। इसने फ़ौरन आंखें खोलकर देखा। ये सुबह सवेरे कहाँ निकल गई? वो बेड को देखते हुए उठकर बैठ गया। आज तो वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो सुबह सुबह उठकर इससे दूर चली जाए। कल रात जैसे इसने खुद को मजबूर किया था इसे अपने पास आने के लिए, वो कल रात इतनी प्यारी लग रही थी कि कल खुद को रोक ही ना पाया। शिज़रा को लेकर अब इसके दिल में किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं था। वो इसके लिए बेहद अजीज़ थी और अब इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी जल्दी हो गया था। कल भी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसके साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता था। जो कुछ भी हुआ सब बहुत जल्दी में हो गया। वो इससे इसकी मर्ज़ी जानना चाहता था, लेकिन अब इन सब बातों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो और की वो इससे मोहब्बत करती थी और यकीनन वो इसके साथ किसी भी तरह का ताल्लुक़ बनाने को तैयार थी, इसलिए मज़ीद इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन सुबह सवेरे उसे अपने साथ चाहता था। वो जानता था वो दिखने में काफ़ी बोल्ड और मुंह पर बात करने वाली लड़की है, लेकिन कुछ मामलात में वो भी बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। यकीनन इस वक्त भी वैसे शर्मा कर कहीं छुप कर बैठी होगी, लेकिन अपनी शेरनी को भीगी बिल्ली बनते ही नहीं देखना चाहता था। इसलिए उठकर फ्रेश होकर इसका सबसे पहला काम अपनी शेरनी को ढूंढने का था, जो न जाने किस कोने में थी। चल उठ जा फिर, हिम्मत कर। वो बाहर आया तो इसे वो कहीं पर भी नजर नहीं है, न जाने कहाँ जा छुपी थी। आखिर तंग आकर इसने मुलाजमा से पूछा, जिसने कहा शायद वो किचन में है। इसने ऊपर से आवाज़ लगाई जो कि वो किचन में काम करती सादी बेगम की मदद में लगे सिरे से ही नज़रअंदाज कर गई। बेटा तुम्हें कल बुला रहा है, ऊपर कमरे में जाओ, ये मैं कर दूँगी। वो इसके हाथ से प्याज लेते हुए कहने लगी। नहीं आंटी, मैं कर रही हूँ ना, मैं करके जाऊँगी। वैसे भी इनके कपड़े तो मैं निकाल के रखा ही थी और बाकी चीज़ें इनके ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हैं, वो खुद ही ले लेंगे, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। वो बहाना बनाते हुए बोली, जबकि वो सुबह से इसका बौखलाया सा अंदाज नोट करी थी। कहाँ वो शरारती सी लड़की और कहाँ ये शर्मीली चुपचाप सी लड़की। बहुत फ़र्क था कल की शिजरा और रात की शिजरा में। मेरे ख्याल में तुम्हारे हाथ से कपड़े लेना चाहता। देखो इसने तीसरी बार आवाज़ दी। अब जाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर शौहर आवाज़ दे रहा और बीवी नज़रअंदाज की जा रही है, बहुत गलत बात है। चलो जल्दी से निकलो और इसके पास जाओ, न जाने इसने क्या बात करनी होगी। वो इसे समझाते हुए कहने लगी तो इसने फ़ौरन नाम में सर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं इनसे नाराज़ हूँ, इन्होंने मुझे डांटा था। वो झूठ बोलने लगी। हाँ तो फिर क्या हो गया, प्यार से बुला भी तो रहा। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। हर चीज़ ये चीज़ रिश्ते को कमज़ोर कर देती थी। तुम समझने की कोशिश करो बेटा, वो तुम्हें पुकारा, तुम जाओ। और तुम्हें देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तुम इससे नाराज़ हो, ये इसने तुम्हें डांटा। मुझे तो लगता है ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दिया, जिससे बिगड़ गई हो तुम। अब छोड़ो इन सब चीज़ों को, जाओ फ़ौरन। वो इसके हाथ से टमाटर लेते हुए ज़रा सख्त लहजे में बोली तो इसने मुंह बनाते हुए बाहर की जानिब कदम उठाया। अभी वो किचन से बाहर निकली थी कि मुलाजमा इसे नजर आ गई। सुनो, तुम ऊपर जाओ, कब से मुझे पुकारें, ज़रूर ने कोई काम होगा। तुम जल्दी से जाओ, पूछ करो कि क्या काम है। मुझे बहुत सारे काम है। वही से कहती फ़ौरन ही आगे बढ़ गई, जबकि बीबी जी कहती कल्प के कमरे में चली गई। साहब जी, बीबी जी पूछ रही हैं कि क्या काम है, बता दें। वो नीचे किचन में मसरूफ़ है, मुलाजमा से देखते हुए बोली। मुझे मेरी बीवी से काम है, जाकर इसे भेजो। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला तो मुलाजमा जी साहब जी कहते हुए बाहर निकल गई। बीबी जी, साहब कह रहे हैं मुझे मेरी बीवी से काम है, इसे भेजो। अब आप खुद जाएं, काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, इन्होंने आपसे बात करनी है। वो कहकर अपने काम में मसरूफ़ होगी, जबकि शिज़ा पैर पटक कर रह गई।
अब क्या करूँ, किसको भेजूँ? वो परेशानी से सोचने लगी जबकि किचन से बाहर निकलती सादी बेगम ने उसे घूर कर देखा। वो आंटी बाहर चली गई थी, कुछ काम याद आ गया था, मैं जा रही हूँ ऊपर कमरे में। इनकी सख्ती से घूरने पर फ़ौरन ही सीढ़ियाँ चढ़ने की ऊपर की जानिब जाने लगी, जबकि इसकी बहानेबाजी पर सादिया बेगम भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। इतने दिनों से बीमार होने के बावजूद भी इसने घर में एकदम रौनक लगा के रखी हुई थी। वो बेहद शरारती थी, ये बात घर के तमाम लोग समझते थे। यहाँ ये बात सबको अच्छी लग रही थी। कनीज़ बेगम किसकी शरारती काम निभाती थी। हाँ, तीनों अपनी तीला सोग पे आना। या पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन फिर सोचा वो कोई गैर तो नहीं, कल्प है, इसका शौहर, इसके सामने क्या घबराना। बस फिर क्या था, अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके अपने अंदर कमरे में दाखिल हुई। फिर शुरू हो गई। क्या मसला आपके साथ? इंसान काम भी तो करता है, मुलाजमा को भेजा था बता देते क्या काम है, लेकिन नहीं, कपड़े आपके बेड पर है, बाकी सामान टेबल पर। अल्लाह, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? अब क्या हर वक्त आपके आगे पीछे घूमती रहूँ मैं? वो गुस्से से कहती आईने के सामने जा रुकी, जबकि इसे नजरें मिलाने की हिम्मत तो इसमें अब तक नहीं पैदा हुई थी। मुझे इन सब चीज़ों की नहीं, बल्कि अपनी बीवी की ज़रूरत है, और जब बीवी की ज़रूरत हो तो बीवी का पास होना बेहद ज़रूरी होता है। वो इसके कान में गुनगुनाता आहिस्ता से कहता इसकी गर्दन पर झुक गया। इसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते एक सनसनी इसके पूरे जिस्म में पैदा हुई। इसने दूर रहने की कोशिश की तो कल्ब ने इसे मजीद अपने नज़दीक करते हुए इसका रुख अपनी जानिब फेर लिया। ऐसे कौन से ज़रूरी काम सर अंजाम दे रही थी तुम, जो मुझसे भी ज़्यादा अहम है थे तुम्हारी ज़िंदगी में? मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आइंदा इस बात का ख्याल रखना, जब मैं सुबह जागूँ तो तुम मुझे मेरे बेड पर मिलो, वरना आज तो मैंने कम आवाज़ दी है, कल से इससे ज़्यादा आवाज़ दूंगा, बल्कि पूरी हवेली को सर पर उठा लूँगा अगर मेरी बीवी मुझे बेड पर ना मिली तो। कुछ मामलों में ऐसा ही हूँ मैं, और तुम्हारे मामले में किसी भी किस्म का कोई छूट नहीं दे सकता। वो इसे कहता बिना इसे बोलने का मौका दिया इसके लबों पर झुका था, जबकि इसका शिद्दत से भरपूर लम्स अपने लबों पर महसूस करते हुए इसने बेसाख्ता इसकी शर्ट पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश की, जबकि कल्ब इसके दोनों हाथ अपनी शर्ट से हटाता इसकी कमर के पीछे कर चुका था। वो इसकी परवाह किए बगैर मुकम्मल मदहोशी से इसके लबों को अपनी लबों में दस्तरस में लेता, जैसे होश आवाज़ से बेगाना हो चुका था। शीशा को लगा जैसे इसकी सांसें रुक जाएंगी। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को आज़ाद करवाते हुए इसे पीछे हटाकर बोली, अगर जान लेना चाहते तो साफ बता दे, इस तरह से मारेंगे क्या मुझे? वो इससे पीछे हटते गुस्से से घूरते बोली, जबकि इसके हाथ अब तक इसके कमर के पीछे कल्ब के हाथों में कैद थे। कल्ब ने मुस्कुरा कर इसकी कमर पर हल्का सा जोर देकर इसे अपनी जानिब खींच कर दोनों हाथ छोड़ दिए। जान से नहीं मारना, तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है। अभी तो ये मेरी मोहब्बत की शुरुआत है, अभी तो मैंने अपना आप तुम पर दिखाया भी नहीं, और तुम कभी से हिम्मत आ गई? अब तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर बर्दाश्त करना है मुझे इस मुकाम तक लाने वाली तुम हो, तो बर्दाश्त भी तुम्हें करना पड़ेगा। इसकी हालत से मज़े लेते हुए इसे अपने करीब करता है, इसके गालों को अपने लबों से छूने लगा। कल्ब नहीं करना प्लीज़, वो इसे दूर रहते हुए कहने लगी, जबकि कल्ब इसका चेहरा थामे एक बार फिर से इसके एक एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा। आहिस्ता इसके लबों को अपनी गर्दन पर महसूस करके इसकी मासूम मासूम मज़ाहमत जारी थी, जो कल्ब को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वह इसे रोकने की बजाय मज़ीद मदहोश होने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले वह हद पार करता अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शिजा ने बौखलाकर इसे पीछे की जानिब धक्का दिया, जिस पर कल्ब ने घूर कर इसे देखा, जबकि वह नज़र झुकाकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। बीबी जी, नीचे आपके भाई और अस्मार बीबी आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप जल्दी से नीचे आ जाएं, लाजमा कहती वहीं से पलट गई। अच्छा भैया आ गए, अब मैं इनके साथ जाऊंगी और इनके पास रहूंगी। वैसे भी मुझे लेने के लिए आने वाले थे। आज आपको तो पता नहीं कौन सी चिपकने की बीमारी लग रही है, मैं तो ऐसे बीमार शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। वो दुपट्टा उठाती बाहर भागने की तैयारियों में थी, जब कल्ब ने इसे खींचकर फिर से पकड़ लिया। वो एक बार फिर से इसके मजबूत हसार में कैद हो चुकी थी। मोहतरमा, मुझे बीमारी लगाने वाली तुम हो, और इसका इलाज भी तुम्हें ही करना है। इस मुकाम पर मुझे लेकर तुम आई हो, अब मुझे बर्दाश्त भी तुम्हें करना, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खबरदार जो तुम अपने भाई के साथ गई, वरना तुम्हारे हक में बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। अब से तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ये महकता वजूद सिर्फ मुझ तक महदूद कर दो, मैं तुम्हें पूरी तरह से खुद में कैद कर लूँगा। बेखुदी से कहता इसके लबों को चूमता आहिस्ता से छोड़कर बाहर निकल गया, जबकि शिजा को समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि शहरियार सच में इसे लेने ही आया था। शहरियार ने कहा था शादी के बाद वो सिर्फ एक बार ही रहने के लिए आई है, और आज इसे लेने आ रहा था कि वो कुछ दिन इसके पास रहे, लेकिन वो शहरियार को इनकार कैसे करे? शहरियार ने समारा ने किन्नी बारी रहने से भेजा, अपनी भैन का बड़ा ख्याल है, दूजिया की भैन का नहीं ख्याल। क्योंकि कल्ब ने तो इसे जाने से मना कर दिया था। शहरियार ने भी यही किया सी, जैसे को तैसा। वो नीचे आई तो कल्ब और शहरियार एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। वो शहरियार से मिलकर अस्मारा के पास आ बैठी। अभी इसे समझ नहीं आ रहा था वो शहरियार को जाने से मना कैसे करेगी, वो भी मुनासिब अल्फाजों में कि इसे बिल्कुल भी बुरा ना लगे, और ना ही इसे पता चले कि कल्ब ने इसे जाने के लिए मना कर दिया। शिजा, घर चले, तुम्हें और अस्मारा को घर छोड़कर मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, फिर शाम तक तुम लोगों को ज्वाइन करूँगा। वो इसे ले जाने पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता। शिजा अपने भाई की खुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, लेकिन कल्ब को नाराज़ करना भी इसके बस से बाहर था। इसने एक नज़र कल्ब की जानिब देखा, जब कोई बेनियाज बना अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था, जैसे इस टॉपिक से इसका कोई वास्ता ही ना हो। क्या हो गया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई हो तुम? तुमने तैयारी कर ली है ना? शहरियार इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाते हुए पूछने लगा। तैयारी नहीं, वो मैं तैयारी नहीं कर पाई, इसने काफ़ी देर के बाद जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम जाकर जल्दी से तैयारी कर लो, फिर हम निकलते हैं, शहरियार ने मसले का हल बताया।
बेटा बुरा मत मनाना, अभी तुम शिज़ा को लेकर मत जाओ, क्योंकि लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ऐसे में अगर ये घर पर नहीं होगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ सकती हूँ तुम अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, बेशक ले जाना, लेकिन ये चंद दिन इसे हवेली में ही रहना। दरअसल बात यह कि शादी के चंद दिन के बाद ही कल्ब इसे अपने साथ ले गए। तो बहुत कम लोग हैं जो शिज़ा को जानते हैं और अक्सर इसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम फिलहाल इसे लेकर जाओ। बेशक तुम बाद में ले जाना, शिज़ा भी तुमसे ये बात कहना चाहती है लेकिन शायद कह नहीं पा रही। देखो बेटा, तुम अस्मारा को लेकर जाओ। सादिया बेगम इसके चेहरे की उलझन देखते हुए कहने लगी। एक पल के लिए शहरयार के चेहरे पर मायूसी छा गई। अरे आंटी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर वो अभी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं चंद दिन के बाद इसे ले जाऊंगा। मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा इसे लेने के लिए, कोई मसला नहीं। आप प्लीज़ परेशान हो और तुम भी मुँह मत बनाओ। शिज़ा मैं तुम्हें कुछ दिन बाद लेने आ जाऊँगा, मायूस मत होना। अब ससुराल में आगे पीछे तुझे देखना पड़ता है ना, आज ना सही चंद दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा और बहुत सारे दिन तो मैं वहीं पर रखूँगा। चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो। इसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर वो कहने लगा। शिज़ा आहिस्ता से मुस्कुराई। 1 महीना गुजर चुका था, सब कुछ ठीक हो चुका था। शिज़ा मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुकी थी। कल्ब इसे भरपूर वक्त और तवज्जो देता था, जिसे पाकर अपने आप को आसमानों की कोई हसीन परी समझती थी। हाँ, लेकिन कल्ब ने अब तक खुले अल्फाज में से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। वो अब तक खुलकर इसके सामने नहीं आया था। अस्पताल में कई अल्फाज को अस्मारा ने अपने कानों से सुना था। इसने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो फिर इसके सामने क्यों नहीं करता था? कभी कभी ये सोचे से उदास कर देती। अगले महीने इसका बर्थडे था। वो जानती थी शहरयार हर साल की तरह बहुत धूमधाम से मनाएगा। इसने तो बातें बातें में एक दफ़ा कल्ब के सामने भी किया था कि अगले महीने इसका बर्थडे, लेकिन कल्ब ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिसके बाद वो थोड़ी सी मायूस तो हो गई थी, लेकिन इसे यकीन था कि वो इसे विश करेगा और इसके लिए इतनी खुशी काफ़ी थी। वो कल्ब से बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं करती थी और ना ही कल्ब बहुत ज़्यादा खुलकर किसी चीज़ का इजहार करता था। हाँ, लेकिन चंद मामलों में अपने जज्बात का खुलकर इजहार करता था, लेकिन इन मामलों में शिज़ा खुद बेबस हो जाती थी। इसे लगा था कि शायद कल्ब बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कल्ब ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक था। इसकी सोच भी बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छा जी। काफ़ी हद तक तो वैसे समझ भी चुकी थी। वो कल्ब जो 2 महीने गाँव में रहकर आया था, यहाँ कर कल्ब उस कल्ब से बहुत मुख्तलिफ हो गया था। तो घर वालों के सामने तो वैसे ही था, एक बहुत समझदार शख्स, लेकिन इसके साथ ने बिल्कुल इसी के जैसा हो जाया करता था। इसकी शरारतें, इसकी मस्तियाँ, हर चीज़ में वो इसका भरपूर साथ देता। वो यकीन से कह सकती थी कि जिस तरह वो कल्ब के साथ खुश है, इसी तरह कल्ब भी अपनी पुरानी ज़िंदगी भुलाकर इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका है। अच्छा जी, चल फिर तेरे ते हो गया, मकसद पूरा हो गया, मकसद हयात। मुझे ये वाले कपड़े लेने हैं। वो मोबाइल फ़ोन पर कोई ऑनलाइन शॉपिंग है ऐड देखते हुए कहने लगी। एक बेहद खूबसूरत फ्रॉक इसके बिल्कुल सामने थी। ठीक है, ऑर्डर कर दो। वो जब अपने काम में बेहद मसरूफ़ था, इसके कहने पर नरमी से कहते एक बार फिर से लैपटॉप पे मसरूफ़ हो गया। कल वो एक खूबसूरत सी साड़ी से दिखाते बोली, खूबसूरत तो है लेकिन मुझे लिबास पसंद नहीं। अगर तुम सिर्फ मेरे सामने इसे पहनोगी तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन साड़ी पहनकर महफिल अटेंड करना या कहीं बाहर जाना मुझे पसंद नहीं। मैं इस मामले में थोड़ा सा तंग नज़र हूँ। मैं अपनी बीवी को सबके सामने शो पीस बनाकर नहीं पेश कर सकता। वो इस एक पर भरपूर तबसरा करते हुए बोला, इतनी खूबसूरत साड़ी भी नहीं है। कल आप पहली बार में इनकार कर देते, मैं समझ जाती। आपको पसंद नहीं है तो तफसील में जाने की क्या जरूरत है? तंग नज़र हो या ना हो, ये होता है तंग नज़र तो हर शौहर को होना चाहिए अपनी बीवी के लिए, और ये गलत भी नहीं है। आपको पसंद नहीं है, कभी नहीं पहनूंगी। वैसे भी आपको बताऊं, अगर किसी लिबास में मैं आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर किसी दूसरे को अच्छी लगूँ या ना लगूँ, मेरे लिए ये चीज़ अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए आप अहम है, दुनिया बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद तो मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। मैंने साड़ी कभी भी नहीं पहनी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं सोचा तो था कि शादी के बाद पहनूंगी, वो भी सिर्फ अपने शौहर के सामने, क्योंकि जितना आपकी नज़र में लिबास नाकाबिले कबूल है, इतना ही मेरे लिए भी है। लेकिन अब आपने क्लियर कर दिया तो मैं इसे कभी नहीं पहनूंगी। वो मुस्कुराते हुए मोबाइल पर उंगलियां चलाती से नज़र से ओझल कर गई। इसकी बीवी इसे समझती थी, वो जानती थी इसकी नेचर क्या है, वो किस तरह का शख्स है। अगर ये बातें किरण समझ जाती तो शायद वो इसके साथ भी कामयाब ज़िंदगी गुजारता। ऐसा नहीं था वो दुनिया का वाहद मर्द था जो अपनी बीवी को दूसरों की नज़र से बचा कर रखना चाहता था। वो आहिस्ता से इसके कंधे पर सर रखते हुए से बातें करने लगी। वो लैपटॉप बंद करता इसके साथ मसरूफ़ हो चुका था। इसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी। इसके साथ गुजरा एक लम्हा इसके लिए बेहद ख़ास था। वो जीने लगा था, खुश रहने लगा था। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा था। चलो, ਤੁਹਾਡੀ भी भैड़ी तो सड़ी बूथी थे थोड़ी रौनक आई। शीजा यार जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे। आज मुझे हरगिज़ लेट नहीं हो रहा। तुमने तो कसम खा रखी है मुझे लेट करवाने की। वो कब से वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था, इसे नहाना था जबकि अंदर वो नहा रही थी। आजकल उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अब वो रोज़ ही इससे पहले जाग जाती और हर रोज़ इसे लेट करवाने की कसम खा रखी थी। शीजा बाहर निकलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, वो गुस्से में बोला। जब वो आहिस्ते से दरवाज़ा खोलते बड़े नाज से बाहर कदम रखने ही लगी थी कि अचानक कल्ब ने इसका हाथ थामा और इसे घसीट कर बाहर निकाला। हौसला कर ला, की हो गया? अपनी कैट वॉक जब मैं रात को घर वापस आऊँगा तब करना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे वक्त का मुआवजा भी दूंगा। और लेकिन अभी के लिए मैं इसे देखने से कासिर हूँ। वो तेरी से वॉशरूम में दाखिल होता गुस्से से बोला, जबकि शिजा बाहर कहके पर कहका लगाई जा रही थी। न जाने को इसे तंग करने में से बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, खासकर जब वो रोज़ लेट हो रहा होता तब इसे और भी ज़्यादा तंग करती थी। हाँ तो अब लेट हो रहे हैं, और जब मैं कह रही थी रात को कल सुबह लेट हो जाएंगे, सो जाए, तब तक पूरी दुनिया एक तरफ और कल शायद दूसरी तरफ हो जाता है। रात को कैसे मुझसे मोहब्बत जताते, सुबह उठते बदल जाते हैं गिरगिट कहीं के। इंसान को इतना भी मतलब ही नहीं होना चाहिए, जितना प्यार रात को दिखाते हैं इतना सुबह भी दिखाया दिया करें।
वो मरे से तंग करती हुई बोली, जितनी प्यारी और मासूम तुम रात को लगती हो, इतनी सुबह भी लगो तो ज़रूर जताऊँ, लेकिन सुबह उठते तुम्हारे तेवर ही बदल जाते हैं। वो अंदर से बोला, हाँ सही है, ये इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुंह बनाते हुए आईने के सामने आकर अपने बाल सुखाने लगी। जबकि वो भी वॉशरूम से निकलता इसे पीछे से गर्दन पर किस करते हुए इसे आईने के सामने से हटाकर अपने बाल सुखाने लगा। कल पहले मैं आईने के सामने आई थी, बाल भी पहले मैं ही बनाऊंगी। वो गुस्से से धक्का देने लगी। हट जाओ यार, मैं लेट हो रहा हूँ, पहले तुम्हारी वजह से अच्छा खासा लेट हो चुका हूँ। मज़ीद तंग मत करो मुझे, वरना मैं तुम्हारे सारे बाल खींच लूँगा। वो इसे पीछे करते हुए धमकी देने लगा। हाँ आपका बस चले तो आप मुझे गंजाई कर दे। वो इसे पीछे करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली जब अचानक दरवाज़ा बजा। कल बेटा मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। कनीज़ बेगम इसके कमरे में दाखिल होते हुए इससे मुखातिब हुई। तो कल्ब ने एक नज़र ने देखा, फिर मुस्कुरा कर अपने बेड पर बिठाया था, खुद ज़मीन पर बैठ के। जी चाची जान, आप क्या कहना चाहती हैं? इनका यहाँ आने से बेहद अच्छा लगा था कि इनके जाने का वो बेहद कम इसके सामने आती थी। अगर आप ही चाहती तो इसे कभी मुखातिब नहीं करती थी। तो औलाद ही गंदी निकला पे तो फिर इंसान किसी के सामने नज़र उठाने के काबिल कितने रंदा। बेटा मुझे तुमसे अकेले में बात करनी। इन्होंने एक नज़र इसकी जानिब देखा जिनकी जानब मतवज्जो थी। कल मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप आ जाइएगा। इसे लगा कोई इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए वो 1 मिनट की भी देर न करते वहाँ से जा चुकी थी। अच्छा बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? शिजा के जाने के बाद इनसे पूछने लगा। ऐसी कौन सी बात थी जो वो इसके सामने नहीं कह सकती थी? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इस तरह से शिजा की मौजूदगी में इनका बात न करने से बहुत बुरा लगा। वो शिजा से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, ना ही अभी और ना ही कभी आने वाली ज़िंदगी में। बेटा मैंने तुम्हारी बीवी के सामने बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं किरण के बारे में बात करना चाहती थी। वो शायद इसकी आंखों का सवाल पड़ चुकी थी। कोई बात नहीं चाची, बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? वो इनको किरण के नाम पर शर्मिंदा होते देख चुका था, इसलिए इनके हाथ थामते हुए बोला, किरण घर वापस आना चाहती है, अपने अपनों के पास, अपने घर में वापस। मैंने तुम्हारे चाचा से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, बहुत नाराज़ हुए, लेकिन मैं क्या करूँ? कल वो मेरी बेटी है, मैंने इसे जन्म दिया, मेरी इकलौती औलाद है, मेरे लिए मेरे बहुत अजीज़ है। मैंने अब्बू जान के हुक्म के खिलाफ जाकर इससे रब्ता रखा। मैं 4 साल से इसके राब्ते में थी और यकीन करो बेटा पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा परेशान है। वो घर वापस आना चाहती है, तक के खा के जलील हो के तो हम वापस ही आना। वो तुमसे और सब घर वालों से माफ़ी मांगना चाहती है। बेटा प्लीज़ मेरी बेटी को घर वापस आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि अगर तुमने इसे वापस आने की इजाज़त दे दी तो कोई भी किसी किस्म का वलवला नहीं मचाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे वापस आने की इजाज़त नहीं दी तो शायद कोई भी इसे वापस नहीं आने देगा। कल वो संभल चुकी है, अपनी गलती पर पछता रही है, वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। कल मैं पिछले 4 साल से तड़प रही हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और मुझे मेरी बेटी वापस तभी मिल सकती है जब तुम इसे वापस आने की इजाज़त दोगे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो मेरी ममता को करार दे दो। मैं अपनी औलाद को वापस लाना चाहती हूँ कल, इससे पहले कि वो दोबारा बहक जाए। मैं इसे संभाल लेना चाहती हूँ। मैं दोबारा इसकी परवरिश करूँगी, इसे वैसा नहीं बनने दूँगी जैसा पहले बन गई थी। ये मेरी परवरिश का कसूर है, वरना अस्मारा भी तो इसी घर की बेटी है। अस्मारा कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं की, कभी किसी चीज़ के लिए गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन किरण हर लिहाज भूल गई थी। तुम मुझे बस एक मौका दो, इससे पहले कि वो बहक जाए। मैं इसे संभाल लेना चाहती हूँ। वो इसके हाथों पर अपना चेहरा रखती फूट फूट कर रोने लगी। जेड़ी एक बारी हुई है ना अदा वो फिर घट ही संभलनी होंगी। वैसे चाची जान बस करें, प्लीज़ मत रोइए। और आप मुझसे इजाज़त क्यों मांग रही हैं? मैं कौन होता हूँ आपसे आपकी ममता, आपकी औलाद अलग करने वाला? आप किरण को वापस इस घर में लाना चाहती हैं, मैं दारा जान से बात करूँगा, वो वापस घर में ज़रूर आएगी और कोई भी घर में किसी भी किस्म का शोर नहीं मचाएगा। दारा जान भी कुछ नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं आज इनसे इस हवाले से बात करता हूँ, आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। वो बेहद नरमी से इन्हें देखते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारी यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया चाची जान, और बेटे माँ पर कैसे एहसान कर सकते हैं? एड्डा चाची जान तो फदा ना हो। चाची जान ने गलत मतलब ले लेना, तेरी ज़िंदगी मसा मसा सेट हुई सी। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। इसने पूरे यकीन से कब एक उम्मीद के साथ इसके कमरे से बाहर निकली, जबकि कल वहीं बैठा बस किरण के बारे में सोच रहा था। तो आखिर अब वो संभल गई थी, आखिर अक्ल आएगी। ये शायद हर तरफ से रद्द होने के बाद वो हिम्मत हार कर लौट आने को थी। वो सबसे माफ़ी मांगना चाहती थी। ठीक है, इसे माफ़ कर देने में कोई हर्ज तो नहीं था, आखिर इसका घर था, इसने यहीं वापस आना था। पिछले 4 साल से इसने अपनी चच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी थी। यकीनन इनकी बेटी अगर घर वापस आएगी तो इसकी मुस्कुराहट भी वापस लौट आएगी। हो सकता है चचा जान की उदासी भी ख़त्म हो जाए। अगर वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने मतलब देखता तो इसके चचे और चाची और चचा की उदास ज़िंदगी कभी पर रौनक नहीं हो सकती थी और अपना मतलब नहीं देख सकता था। इसे अपने चाचू की खुशी अजीज़ थी और वो जानता था औलाद से बढ़कर वो कोई खुशी नहीं होती। कल अपने चाचा और चाची को इनकी औलाद वापस की खुशी वापस देना चाहता था। वो इसे वापस लाने को तैयार था। इस सिलसिले में आज ही दादा जान से बात करने वाला था। चल बन जा चंगा, हंसी की कह सकते बात चलो ही ना। कल थाने से तो आ चुका था, लेकिन अभी तक कमरे में नहीं आना। जाने इतनी देर से वो दादाजान के कमरे में क्या कर रहा था? वो तो सीधा आते ही अपने रूम में आया करता था। हिजरा पहले तो इसके आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब काफ़ी देर तक तो वो ना आया तो इसके कपड़े निकाल कर खुद किचन में आके इसके लिए खाना गर्म करके इसने टेबल पर रखा ही था। शिजरा तुमने अपनी मेडिसिन ले ली? सादी बेगम किचन में दाखिल होते से सवाल करने लगी। इसकी ज़रूरत ही नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो कल फजूल में मुझे वो खिलाए जा रहे, जबकि अब तो ज़ख्म का नामो निशान भी नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी ज़रूरत है। वह मुँह बनाते हुए बोली, बेटे इस बात में तो कोई शक नहीं कि अल्लाह के फजलो करम से अब तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी। तुम्हारा 3 माह का कोर्स पूरा हो
ताकि ज़िंदगी में तुम्हें कोई मसला नहीं हो। और कल्ब तो तुम्हारी भलाई चाहता है ना। चलो बेटा जिद मत करो, जल्दी जाओ और कल्ब के कमरे में आने से पहले अपनी मेडिसिन लो। सादिया ने ज़रा सख्ती से मगर प्यार से समझाया। फिर वो तुम्हें डांटेगा, इतनी परवाह करता है वो तुम्हारी, इतना ख्याल रखता है, तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसे बिल्कुल भी तंग ना करो। ठीक है, नहीं करती आपके बेटे को तंग, जा रही हूँ मेडिसिन खाने के लिए। वो मुंह पर छोड़ती अपने कमरे की जानिब जाने लगी, जबकि सादिया मुस्कुरा कर कल्ब का खाना टेबल पर लगाने लगी। आज वो सुबह से बहुत परेशान थी। एक तो उन्होंने क्लींस बेगम को रोते हुए देखकर इनसे वजह पूछी, जिस पर उन्होंने कहा कि किरण घर वापस आना चाहती है। वो अपने किए पर बेहद शर्मिंदा, सबसे माफ़ी मांगना चाहती है। इसके घर आने की इजाज़त कल्ब के अलावा कोई नहीं दे सकता। और कल्ब ने इनसे वादा किया कि वो दादाजान से बात करेगा नहीं। यकीन था कमरे में कल्ब जो दादाजान से अहम बात करने गया तो वो बात इसी सिलसिले में है। किरण माफ़ी मांगना चाहती थी या सबसे शर्मिंदा थी या नहीं, वो नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि इसके वापस आ जाने से शिजरा की ज़िंदगी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती थी। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, वो कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किरण वापस घर आए, और ना ही वो कल्ब और शिजरा के रिश्ते पर किसी भी किस्म का रिस्क लेना चाहती थी। पता नहीं अब ताराचंद क्या फैसला करते, वो तो बस यही दुआ मांग रही थी कि कल्ब की बात ना माने। वो ऐसा हो नहीं सकता कि कल्ब दी गल ना मनी जाए। ये तुम क्या कह रहे हो कल्ब, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब ही होगा। तुम इस लड़की की सिफारिश लेकर हमारे पास है जिसका नाम तक सुनना हमें गवारा नहीं। हम इनकार करते हैं, हमें किसी किस्म कीमत पर मंजूर नहीं इस लड़की का काला साया इस घर में। वो अपनी आज़ादी के लिए हम सब रिश्तों को छोड़कर गए, तो अब इसी आज़ादी के साथ रहे। हमारी हवेली इसके लिए कैद खाना थी, इसकी खुशियों की रुकावट थी, तो अब वापस क्यों आना चाहती है? हमारी हवेली में इसके लिए कोई जगह नहीं। हम नहीं चाहते कि वो कभी भी हवेली वापस आए, दादाजान ने इनकार करते हुए कहा। दादाजान प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो अपने किए पर शर्मिंदा और वापस पाकिस्तान आना चाहती है। प्लीज़ इसे वापस आने दें। उनके कदमों में बैठा इल्तिजा कर रहा था। और इसके आ जाने से तुम्हारी ज़िंदगी पर जो असर पड़ेगा इसका क्या? दादाजान ने जैसे से वजह दी थी। मैं आपसे वादा करता हूँ दादाजान, इसके आ जाने से मेरे या मेरी बीवी की ज़िंदगी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई भी उम्मीद लेकर यहाँ पर आएगी। मेरी ज़िंदगी में शिजरा के अलावा और किसी की जगह नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। वो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है, इसने अपने कदम पीछे हटा लिए, संभलने का एक मौका इसे मिलना चाहिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ जो गलती इसने पहले की वो दोबारा नहीं करेगी। आपको और किसी की बात पर यकीन नहीं, कम अज़ कम मुझ पर तो यकीन है। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी पर किरण के आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसे यूँ बर्बाद ना होने दें। इसे घर वापस बुला लें प्लीज़, मेरे लिए ना सही अपने बेटे और बहू के लिए जो अपनी औलाद के लिए तड़प रहे हैं। वो इनकी मिन्नतें कर रहा था। दादाजान खामोश हो गए। रात कल पर दादाजान की मीटिंग कब खत्म हुई, वो तो इंतजार करते करते ही सो गई। पता नहीं वो कमरे में वापस कब आया। इसे अब सुबह इसकी आंख खुली तो पूरी तरह इसे कैद किए सो रहा था। इसके इतने पास हो जाने की वजह से इसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर इसके करीब से उठने लगी, लेकिन इससे पहले वो इसे मजबूत हसार में कैद कर चुका था। अभी मत जाओ, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। इसकी गर्दन में मुँह दिया वो सरगोशी करते अंदाज में बोला। कल मुझे नीचे जाना है, उठ जाए। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? वो बेहद मोहब्बत से पूछ रही थी। आज संडे है डार्लिंग, तुम्हारा बस चले तो आज भी मुझे काम पर भेज दो। वो सरगोशी करते हुए इसके कान की लोगों अपने लबों से छूने लगा। आज संडे, आज मुझे भैया के घर जाना था। चले उठे, जल्दी से तैयार हो जाए। आपने मुझसे 2-3 दिन पहले वादा किया था कि आप मुझे स्मारक के पास लेकर जाएंगे। चलें फ़ौरन से उठें, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। मैं सारा दिन वहीं पर रहने वाली हूँ। शाम को आ जाइएगा मुझे लेने के लिए। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, जबकि कल भी से घूरते हुए उठ बैठा। कभी कोई और बात भी कह दिया करो कि सुबह सुबह अपने भाई का जिक्र करके मूड ख़राब कर दिया। और क्या दुनिया में और कोई जगह नहीं जब देखो भाई के घर जाना, भाई के घर जाना। ज़रा फिक्र नहीं शौहर की जो दिन रात काम करते। एक इतवार का दिन छुट्टी का मिलता बीवी के साथ गुजारने का, और वो भी बस बस मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान। अब कुछ भी बोले, मुझे लेकर जाना ही जाना। आज मैंने भाई से वादा किया, अगर आप मुझे छोड़ने नहीं किया तो भाई खफा हो जाएंगे। अब उठे और मुझे छोड़कर आए। चलो ठीक है, मुझे एक प्यारी सी किस्त दो, मैं छोड़ने के बारे में सोचता हूँ। वो लम्हे की देर न करते हुए इसकी कमर में अपना हाथ डालता इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। अगर मैं आपको किस्त दूंगी तो। वो कल्ब के दोनों गालों की तरफ देखते हुए बोलने लगी थी, जब कल्ब ने इसकी बात पूरी ना होने दी। इसकी बात नहीं करा, ये तो गली से निकलने वाला कोई छोटा बच्चा भी दे जाता है। मुझे मेरे वाला किस्त चाहिए, फुल हस्बैंड वाइफ वाला किस्त। वो शरारत से इसके लबों को छूते हुए बोला। अच्छा ठीक है, पहले आप कहें कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो शर्त रखते हुए बोली। अरे कौन सा प्यार? प्यार के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती क्या? भाड़ में गया प्यार। चलो किस करो, मैं वेट कर रहा हूँ। इसकी बात काटते हुए बोला। शिजरा इसे घूर कर देखा। प्यार के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरती। वैसे भी तो अस्पताल में कहा था आपने। मेरी सहेली झूठ नहीं बोलती। एक बार फिर से कह दे, क्या जाएगा आपका? वादा करती हूँ ज़िंदगी में कभी दोबारा कहने को नहीं कहूँगी। यार बताया तो था, इसने तुम्हें खुश करने के लिए फजूल बोला। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब तुम्हें मुझ पर ये ज़्यादा यकीन है अपनी सहेली पर? तुम खुद सोच लो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, फजूल बोलना बंद करो। इसका चेहरा थामते हुए इसके लबों पर झुकने लगा। आप मुझसे प्यार नहीं करते? वो मुंह बनाते हुए बोली। अरे भाड़ में गया प्यार। वो करवट बदलते हुए इसे बेड पर गिरा था, खुद इसके ऊपर आ चुका था। आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं है? इसे अपने लबों पर झुकते देखकर वो गुस्से से बोली, जबकि कल भी इसके गुस्से की परवाह किए बिना अपनी तलब को पूरा करा था। वो सुबह ही सुबह इसे अपने इतना करीब देखकर जाग उठी थी, और यकीनन अब इसने इसकी तो हरगिज़ नहीं सुननी थी। वो इसके लबों पर झुका अपनी तलब पूरी करने में मगन था, जब मुलाजमा ने दरवाज़ा खटखटाया। आप जाएँ, हम आते हैं। वो मुलाजमा को कहते कल्ब की जानी मत वजह हुई। अच्छा बात सुने ना, कल प्लीज़ मुझे भैया के घर छोड़ें। शाम को आइएगा। मैं वादा करती हूँ मैं रात रहने की ज़िद नहीं हरगिज़ नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो मिन्नतों पर उतर आए। ठीक है लड़की, बस कर लो।
लेकिन तुम रुकने की जिद हरगिज़ नहीं करोगी। मैं भी तुम्हें छोड़ के आऊँगा, शाम को लेकर आऊँगा, और शाम को अगर तुम गिरगिट की तरह रंग बदल गई, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धमकी देता इसके लबों को छूता उठ गया, जबकि वो खुशी खुशी तैयार होने जा चुकी थी। दादाजान, मैंने बहुत गलतियाँ की, मैं जानती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन 4 सालों में मुझे एहसास हो गया अगर ख़ानदान बरादी का नाम साथ ना हो तो इंसान का होना भी कोई अहमियत नहीं रखता। माँ सदके जाए आ गई। शिजरा, जा हूँ तू जा अपना बंदा छड़ के जरा। मैंने आपकी नाफरमानी की, आपके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं एक नाफरमान पोती, एक नाफरमान बेटी हूँ। मैं जानती हूँ माफ़ी के लायक हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में मेरे लिए ज़रा सी गुंजाइश निकले तो आपका एहसान होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख कर आई हूँ। शोबिस की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत और हसीन लगती है, अंदर से इतनी काली और गंदी है। अपनी हर गलती कबूल करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे अपने सीने से लगाकर बस एक बार कह दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मेरी गलतियाँ माफ़ी के काबिल हरगिज़ नहीं, अपनी हर गलती को आज मैं अपना गुनाह मानती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा कभी आपके खिलाफ जाने की गलती नहीं करूँगी। आपका हर हुक्म मानूंगी, आप जो कहेंगे वही सर झुका लूँगी। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें। रोती हुई इनके पैरों में बैठी इनसे माफ़ी मांग रही थी, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी शिजरा इस लड़की को देख रही थी जिसके सामने दाराजान यूँ पत्थर बने हुए थे, जिसका रो रो कर माफ़ी मांगना, तड़प तड़प कर रोना इसे बुरा लगा। अब इस पर तरस खाने लगी थी। न जाने कौन थी ये लड़की जिसके सामने इतने नरम दिल दाराजान भी पत्थर बने हुए थे। देखो लड़की, तुम्हें इस घर में वापस आने की इजाज़त दे दी है। तुम यहीं पर रहो, हमें कोई इतराज़ नहीं तुम्हारे इस घर में रहने पर, वो भी हम सिर्फ और सिर्फ कल के लिए तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर वो हमसे ना कहते तो हम कभी तुम्हें मुँह ना लगाते। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम हमारे दिल में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती जो कभी तुम्हारा था। हमें अफसोस है कि तुम जैसी नाफरमान लड़की हमारी पोती है। काश हम तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग कर पाते। काश हम तुम्हें जान से मार देते। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, इसलिए इस घर में रह सकती हो। इसके अलावा हमारे साथ और कोई ताल्लुक नहीं है। दाराचंद गुस्से से कहते हुए अपने कमरे की जानिब चल दिया, जबकि शिजरा हैरानगी से देख रही थी इस लड़की को, जब रोते हुए कनीज़ बेगम के सीने से लगी हुई थी। हौसला रखो किरण, वो माफ़ कर देंगे। फिलहाल ये सब कुछ आसान है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम दाराजान के दिल में अपनी जगह बना लोगी दोबारा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल वहीं सीढ़ियों पर खड़ा बोल रहा था, जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आया तो शिजरा भी इसके पीछे ही आ गई। पहले तो वो इसके मुंह से किरण का नाम सुनकर परेशान हो गई थी। किरण के लिए इसका इतना नरम लहजा, बेवफाओं को तो कोई इस तरह से मुखातिब तो नहीं करता। कल मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की। दाराजान ने मेरी हर गलती को माफ़ कर दिया, मुझे हमेशा स्पेशल रखा। मैं दाराजान के खिलाफ चली गई, दाराजान के सामने आवाज़ उठाई, इनसे सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए। मैं बहुत गिर गई थी कल, बहुत ज़्यादा। वो बुरी तरह रोते हुए बोली तो कल ने शिजरा को पानी लाने के लिए कहा। शिजरा ने एक नज़र कल्प की तरफ देखा और फिर किचन में चली गई। ये लड़की कौन है कल्प? वो इसके हाथ से पानी लेते हुए पूछने लगी। ये शिजरा बेटा, हमारी बहू, मेरा मतलब है कल्प की बीवी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। सादिया बेगम ने बेहद मोहब्बत से इसका तारुफ करवाया, जबकि खुद को कल्प की बीवी कहलाने पर वो सर उठा चुकी थी। कि कल्प ने शादी कर ली? मामा, आपने मुझे इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं बताया। वह हैरानगी से कनीज़ बेगम की जानिब देखने लगी। दरअसल बेटा, इन दोनों की शादी बहुत अच्छे हालात में नहीं हुई, शायद इसलिए कनीज़ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। सादिया बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। लेकिन ताई में ये बात इतनी भी गैर ज़रूरी नहीं कि मुझसे छुपाई जाए। वो बेबसी से अपनी माँ की जानिब देख रही थी, जबकि कनीज़ बेगम खामोशी से सर झुका गई। कोई बात नहीं किरण बाजी, कोई बात नहीं किरण बाजी, पहले पता नहीं था, अब तो पता चल गया ना। और एक ही बात है, आपके लिए तो ये सरप्राइज़ होगा। शिजा की ज़ुबान भी हिली तो कल्प के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरानगी से इसकी जानिब देखने लगे थे। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? इसने कल्प को देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुम घर जाने का सोच रही थी ना, जाओ कल इसे घर छोड़ो। बहुत दिन हो गए, शहरियार भी सुबह से 2-3 बार फ़ोन कर चुके कि तुम लोग घर से निकले कि नहीं। ऐसा करना, आते हुए स्मारक को अपने साथ ले आना, कल वो भी किरण से मिलेगी। सादे बेगम ने इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए कहा। क्या स्मारक को यहाँ लेकर आएंगे? फिर तो मेरा जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं भी तो इसी के लिए वहाँ जा रही थी। अगर वहाँ वो होगी नहीं तो वहाँ मेरा जाने का क्या फ़ायदा? मैं नहीं जा रही, और वैसे भी कल नहीं चाहते कि मैं जाऊँ। कल का प्लान था मुझे आज लंच पर लेकर जाने का, लेकिन मैं जिद करी थी कि मुझे घर जाना, बस मारी यहाँ आ रही है तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगी। वो लम्हे में अपना प्लान चेंज कर चुकी थी। वो किरण के साथ अपने मासूम शौहर को हरगिज़ नहीं छोड़ सकती थी। क्या भरोसा किरण बाजी का कोई गेम हो, और वो वैसे भी वो सारी गेम खेलती हैं। इसे बहुत एहतियात करनी थी, और कल्प के मामले में वो किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। एहतियात इज़ बेटर दैन वो इलाज। चंगा किता ना जाए छड़ के तो सिर ते सप बन के बैठी रही। इसने एक नज़र किरण की जानिब देखा, जो हैरानगी से बस इसे देखे जा रही थी। कभी इसका ध्यान इसके मासूम चेहरे पर जाता तो कभी इसके हाथ पर, जो कल्प के बाजू से लिपटे हुए थे। इसके अंदर कुछ टूटा था। इसे लगा था शायद कल्प इसका इंतजार करेगा, क्योंकि इनकी तलाक नहीं हुई थी। इस रात इसने गलती की थी कल्प से तलाक मांगकर, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र था कि इसकी तलाक नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन कल्प पर हक जताने वाली कोई और आ गई थी। वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि कल्प और शिज़ा एक दूसरे के बेहद करीब है। इनका अंदाज प्यार लुटाती नज़रें किसी दूसरे के सामने एक दूसरे की नज़रों में इनकी अहमियत को जाहिर कर देती थी। इसके जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो वहीं बाहर सोफे पर इसके साथ बैठ गया। सामने किरण इन्हीं को देखे जा रही थी और बार बार कल्प के कान में कोई सरगोशी करती इसे हंसने पर मजबूर कर रही थी। सब कुछ दिखावा नहीं था, कल्प के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। वो इसके साथ बहुत खुश नजर आता। किरण अंदाज़ा लगा चुकी थी कि अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है, अब शायद इसकी ज़िंदगी में इसकी जगह कहीं पर भी नहीं है।
सच गल है, तेरी जगह कितने निकलनी सी, तेरे आस्ते रोग ला के बैठा रहिंदा। बाकी जिन्नी जल्दी समझ भी जाए तो तेरे वास्ते बेहतर है। बेटा तुम बहुत लंबा सफ़र करके आई हो, थक गई होगी, जाओ ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करो, थोड़ी देर में अस्मारा भी आ जाएगी। मैंने इसे फ़ोन करके बता दिया, सादिया बेगम ने कहा। किरण खामोशी से सोफे से उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई। तुम अपनी अम्मी और भैया के पास जा रही थी, तो अस्मारा के यहाँ जाने से तुमने अपनी प्लानिंग कैंसिल क्यों की? वो इसके पीछे कमरे में आते हुए पूछने लगा। मेरा दिल नहीं किया आपको अपनी सौतन के पास छोड़कर जाने का। आपका क्या भरोसा, आपकी बचपन की महबूबा आई और आप इधर मेरे हाथों से निकल के। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं पर भी। आप सिर्फ मेरे और मेरे ही रहेंगे, खबरदार जिसकी तरफ देखा भी तो। वो कमरे में आते अपनी जेलसीज पर शो कर गई। क्या तुम जेलस हो रही हो शिजरा? वो हैरानगी से पूछने लगा। मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो रही हूँ, वो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल चुड़ैल जैसी है। वो आपको मुझसे छीन लेगी। इसके प्यार से पूछने की देर थी, वो अपनी आंखों में नमी लाते टप टप आंसू बहाने लगे। कल्ब ने फ़ौरन इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान, इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बीवी तुम हो, कोई भी यूँ आकर हम दोनों के बीच दूरियां नहीं पैदा कर सकता। और तुम्हारे यहाँ से चले जाने पर भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। मैं अपनी इतनी प्यारी, शक्की और जलने वाली बीवी को मजीद शक में तो नहीं डाल सकता ना? वो बेहद प्यार से आंसू पहुँचता इसके वहम दूर कर रहा था। नहीं कल मैं नहीं जाऊँगी, बस कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप सिर्फ मेरे और इसके किरण बाजी के आने जाने से मुझे डर भी लग रहा है। आप पहले इसी से प्यार करते थे ना, और अब भी आपने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं ना। अब आप ही बताएं मैं कैसे आप पर यकीन करूँ? मुझे आप एक बार आई लव यू बोल देंगे तो मेरा शक दूर हो जाएगा, मैं टेंशन भी ना लूँ और जेलस ना हूँ। वो इसे अपने मसले का हल बता रही थी। दिलबरम तुम ऐसा करो, जेलस भी और इस हवाले से टेंशन भी लो, कम अज़ कम इस तरह तुमने मेरे पास तो रहोगी। वो इसे अपने सीने में छुपाकर बेहद प्यार से बोला। आप बहुत बुरे हस्बैंड हैं कल, बहुत ज़्यादा बुरे। इसने बेहद गुस्से से कहा, जबकि इसकी मासूम सी शिकायत पर वो दिल खोल कर हंसा। अब क्यों आई है वो औरत इस घर में? अब क्या ताल्लुक है इसका? और तुम क्यों मिलने जाओगी इससे? कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। शहरयार को जब से पता चला था किरण वापस आ गई तो बेहद गुस्से में था। जो भी था कल्ब के साथ वो बहुत गहरा ताल्लुक रखती थी और शहरयार अपनी बहन को किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकता था। शहरयार मेरी कज़न है, मुझे तो जाना होगा ना इससे मिलने के लिए। और प्लीज़ शिजरा को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, कल भाई से बेहद मोहब्बत करते हैं। अभी इन दोनों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। माशाल्लाह से वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें इनकी खुशियों की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ना करे कि इन दोनों में कोई भी मसला हो। और मुझे यकीन है कि किरण की वजह से भाई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को हरगिज़ ख़राब नहीं होने देंगे। वो इसे समझा रही थी। हाँ वाकई अब वो औरत मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। वैसे भी तो कल्ब इसे छोड़ चुका, कल्ब के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। भला इसकी ज़िंदगी ख़राब कैसे होगी? वो शर्मा शायद कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहा। वो कुछ सोचते हुए रिलैक्स होकर कहने लगा। अस्मारा को एक बार फिर शर्मिंदगी होने लगी। अल्लाह करे इन दोनों की तलाक हो जाए। बेसाख्ता बोली तो शहरयार ने हैरानगी से इसे देखा। मतलब क्या तुम्हारी इस बात का? परेशानी से सवाल करने लगा। मैंने आपको सच नहीं बताया शहरयार, लेकिन बात भाई और किरण की तलाक नहीं हुई। लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अब इन दोनों में आपस में कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही वो दोनों कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। इंशाल्लाह इन दोनों की तलाक हो जाएगी। और फिर एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? ये सब कुछ इन दोनों की तलाक हो चुकी है ना? तभी तो वो दोनों अलग हैं। शादी की पहली रात इन दोनों में तलाक हो गई थी ना? मुझे तो ऐसे बताया कि तुम्हारी अम्मी ने भी ऐसे बताया था मुझे। चल अभी रो लगी तेरी। कुछ मत छुपाओ अस्मारा, सब कुछ बताओ मुझे। क्या कल्ब और किरण की तलाक हो चुकी है? और अगर इनकी तलाक नहीं हुई तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? वो बेहद गुस्से से बोल रहा था। मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की शहरयार, लेकिन अम्मी मुझे कहती थी कि बात इतनी भी अहम नहीं जो आपको। इसने शहरयार से मजीद कुछ भी न छुपाते हुए सच बताना चाहा। मतलब कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा, और तुम इतने वक्त तक मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। तुमने मुझे एक बार भी सच्चाई नहीं बताई। इतनी बार हम दोनों के दरमियान इस मौजू पर बात हुई, लेकिन तुमने तुमने कभी मुझे सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या वजह पूछ सकता हूँ इसकी? क्यों तुमने मुझसे सच छुपाया? जवाब दो मुझे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो गुस्से में कुछ कर बैठे। शहरयार मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन अम्मी के मना करने की वजह से बस कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। बस कुछ नहीं सुनना चाहता मैं इस बारे में। वो बेहद गुस्से से कहता घर से निकल गया, जबकि अस्मारा को इसकी नाराज़गी के डर से अब रोना आ रहा था। वो उसे सच बता देना चाहिए था। तो होर की तो अंदाज दिंदी पहले सच, लेकिन तेरी अम्मी ने जड़ी तेन पट्टियां पढ़ाइयां सी ते फिर चाड़ो दी पट्टियां ते। क्या बात है बेगम, आप परेशान क्यों हैं? आपको खुश होना चाहिए, आपकी बेटी घर वापस आ गई। इसने अब्बू से माफ़ी भी मांग ली है। अगर देखा जाए तो इसकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है। वो पहले से बहुत बदल चुकी है, जिस पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। शुक्र है अल्लाह ने वक्त रहते संभाल लिया। अल्लाह इसे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। सरदार शाह साहब कमरे में दाखिल हुए। कनीज़ बेगम को उदास देखते हुए कहने लगे। परेशानी की बात तो है सरदार साहब, और अब तो ज़्यादा परेशानी की बात है। कल्ब की दूसरी शादी के बारे में जानकर किरण बेहद मायूस हुई है। हम ये हकीकत बदल नहीं सकते कि किरण आज भी कल्ब के निकाह में। कनीज़ बेगम ने परेशानी से कहा। अगर आपकी परेशानी की वजह यह है तो ये परेशानी जायज़ है, क्योंकि जो गलतियाँ इसने की है इसके बाद कल हरगिज़ इस रिश्ते में बंधन नहीं रखेगा। और जहाँ तक इसकी दूसरी शादी की बात है तो माशाल्लाह वे खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे। इसे किरण जैसी लड़की की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। अल्फाज ज़रा तल्ख थे लेकिन सच थे। सही गल है। तो फिर आप अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं कि आप इसकी तलाक करवाएंगे? कनीज़ बेगम परेशानी से बोले। कोई बाप अपनी बेटी की तलाक नहीं करवाना चाहता बेगम, लेकिन ये हमारी मजबूरियाँ और कुछ हमारी बेटी की गलतियाँ। अगर वो कल की दूसरी शादी से पहले वापस आ जाती तो बात कुछ और थी, लेकिन एक औरत कभी भी खुद पर सौतन कबूल नहीं करेगी। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी जो हमारी बेटी के नसीब में होगा वो इसे मिल जाएगा। वो बेड पर लेटते हुए जैसे बात खत्म कर चुके थे।
असमार और रक्षंदा बेगम किरण से मिलने के लिए आई थी कि कल्ब की पहली बीवी का यूं वापस आ जाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन था। अभी तक वो भी इस बात से अनजान थी कि कल्ब की पहली बीवी को तलाक नहीं हुई, जबकि अब भी कल्ब के निकाह में। ये बात जानकर इन्हें झटका लगा। ये वजह थी कि इनके यहाँ आने की असमारा ने शहरयार के बारे में इन्हें सब कुछ पता है, और इनकी इसकी नाराज़गी के बारे में भी रक्षंदा बेगम ने बहू को समझाते हुए कहा कि इसकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। ये हकीकत है कि ये बात इतनी छोटी नहीं जो छुपाई जा सके। आज नहीं तो कल ये हकीकत सबके सामने आनी थी, लेकिन अगर असमारा शहरयार को खुद अपने मुँह से ये बात आ देती तो शायद इसे इतना दुख नहीं होता। मामा आप बेकार में परेशान हो रही है। कल्ब का अपनी पहली बीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही वो किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा वो कैसे बात कर रहा था। इसे देखकर कहीं से भी नहीं इसकी नाराज़गी जाहिर नहीं हुई। क्या वो इसे माफ़ कर चुका, पुरानी सारी बातें भुला चुका? अगर ऐसा तो बहुत गलत है। मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती बेटा, ये बात याद रखना। अगर कल्ब को अपनी पहली बीवी इतनी अजीज़ है तो तुम भी अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। वो जज्बाती हो रही थी। ओ मामा क्या हो गया आपको? कल्ब को अपनी पहली बीवी बिल्कुल अजीज़ नहीं, सिर्फ दूसरी अजीज़ है, यानी कि मैं। वो इन्हें समझाते हुए बोली। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कल्ब का इस तरफ कोई रुझान नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है किरण से। किरण को इसको लेकर बात करते क्योंकि वो इसकी कज़न है। इससे ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते। और जहाँ तक बात है इन दोनों की तलाक की, तो वो भी जल्द हो जाएगी, आप परेशान मत हो। मैंने समझाते हुए बोली, लेकिन वो जानती थी कि इसकी माँ की टेंशन दूर नहीं हुई। लेकिन वो इनकी टेंशन दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि किरण के आ जाने के बाद वो खुद बहुत टेंशन में थी। टेंशन तो बांधी है, सौकड़ आ गई तेरी वापस। कल भी घर वापस आया, लेकिन अब रात के 11 बज चुके थे, इसलिए वो सादिया बेगम को डिस्टर्ब किए बिना अपने कमरे में चला गया। लेकिन सामने इसकी जाने अजीज़ दिलबरम जाग रही थी, मुंह बनाकर बैठी थी। इतनी प्यारी बीवी को इतना इंतजार करवाते? इसने कमरे में कदम रखा तो वह नाराज़गी से बोली। कल्ब दिलकशी से मुस्कुरा दिया। गुस्ताखी माफ़ दिलबरम, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, आने नहीं दे रहा था। इतनी मुश्किल से जान छुड़ाकर तुम तक पहुँचोगे, तुम्हें क्या बताऊँ? वो मोहब्बत इसका माथा चूमते हुए इसकी गर्दन पर झुकने लगा। उफ़ तौबा, एक तो आप इतनी जल्दी फ्री हो जाते हैं ना, हद नहीं। आप चेंज करें, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। कुछ खाया तो होगा नहीं? मैंने भी कुछ नहीं खाया, आपका इंतज़ार करी थी। अभी पेट में चूहे कूदी मारे, इससे पहले कि वो जंग लड़ना शुरू करे मुझे नीचे चले जाना चाहिए। तब तक आप फ्रेश हो जाएं। वो बेहद प्यार से इसका गाल खींचते बोली, इसके लाड भरे अंदाज पर मुस्कुरा दिया। जो हुक्म मेरी जान। वैसे भूख मुझे भी बहुत सख्त लगी है, जल्दी आना। इसका माथा चूमते हुए फ्रेश होने चला गया, जबकि वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई थी। इसके और अपने लिए जल्दी से खाना गर्म करती हुई पलटी थी कि सामने से किरण नजर आई, जो शायद पानी पीने की घर से किचन में आई थी। कल्ब के लिए खाना लेकर जा रही हो? जब तुमने रात को खाना नहीं खाया तो मुझे अंदाज़ा हो गया तो तुमने कल्ब के अंदाज में नहीं खाया। हम सफ़र के साथ खाना खाने में भी सुकून है। वैसे बहुत अच्छा कि तुमने। कल्ब अकेले खाना खाने में बहुत कंजूसी करते हैं। तुम सच में इनका बहुत ख्याल रखती हो। तुम्हारे अंदाज में इनके लिए मोहब्बत से लगती है। बहुत क्यूट हो तुम, इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसकी मुस्कुराहट से कहीं से भी नकली छूटी नहीं लगी। इसकी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकल आई। अभी वो गालिब साहब के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, कैसे आवाज़ आई। क्या मतलब है आपका गालिब? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर शीज़ा और कल्ब की तलाक हुई तो आपकी बेटी भी उजड़ जाएगी। खुदा का खौफ करें, अपने बच्चों के घर अपने हाथों से बर्बाद ना करवाएं। तो मैं क्या करूँ सादिया, कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा पिछले 4 सालों में मेरे और सिद्धार के दरमियान कितने फासले आ गए? मेरा भाई मेरी आंखों में देखकर बात नहीं करता, वो मुझसे शर्मिंदगी से नजरें चुरा लेता है। मैं इसकी शर्मिंदगी मिटाना चाहता हूँ। मैं इसे फिर से सर उठाने का मौका देना चाहता हूँ। गालिब साहब बहुत परेशानी से बोले। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है गालिब। शहरयार अस्मारा की मोहब्बत आपके सामने है, जबकि कल भी तो शिज़ा के साथ कितना खुश है। खुश होने में मोहब्बत होने में फ़र्क होता है सादिया बेगम, बहुत फ़र्क होता है। मत भूलो कि वो कल्ब की बचपन की मोहब्बत है। चंद पल की लम्हात की खुशी के लिए अपनी बचपन की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकता। मत उलझाओ इस रिश्तों के बंधन में। इसने इस लड़की से निकाह सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए किया था। तुम भी जानती हो कि शिजा के साथ इसकी कोई खुशी नहीं है। पर फिटे मुँह गालिब साहब ने बंदा फाड़ के ना कुत्ते आगे पा दे। अन्ना हो गया नबीना जिया। मोहब्बत करता है वो किरण से, आज से नहीं, बचपन से वो इसके लिए अजीज़ है। मत भूलो कि पुलिस की नौकरी इसने सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पर शुरू की थी। ये किरण की ख्वाहिश थी वो पुलिस में जॉब करे, खानदान के बिजनेस छोड़कर पुलिस की फील्ड ज्वाइन कर चुका, सिर्फ किरण के एक बार कहने पर। और किस तरह से इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा तुम लगाओगी? तुम अपनी बेटी की खुशियों के लिए मेरे बेटे की खुशियों का कत्ल मत करो। अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझसे मेरे भाई को मत छीनो। अगर किरण और कल्ब की तलाक हुई तो सरदार और मेरे रिश्ते पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 2 भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। किरण की ज़िंदगी पूरी दुनिया के सामने। अब खानदान का कोई लड़का इससे शादी के लिए तैयार नहीं होगा। मैं अपने भाई को सारी ज़िंदगी की परेशानी नहीं दे सकता। वजह से बात खत्म करने को ला खलाना तेज है। भाई नू परेशानी ना दे, आप अपने घर जजाब रख लानती है बेगैरत आदमी। अच्छा, आप अपने भाई को परेशानी नहीं दे सकते। अपनी भतीजी को अपने बेटे की ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इस मासूम का क्या जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ चुकी है? इसका क्या जिसने कल्ब के लिए आपके बेटे के लिए अपने सीने पर गोली खाई, जिसने आपके बेटे का नाम अपनी कलाई पर सारी ज़िंदगी के लिए लिख दिया? क्या इसकी कोई गलती थी? नहीं। वो गुस्से से आप पे से बाहर होने लगे। सादिया मुझे मत उलझाओ, मैं पहले बुरी तरह से उलझाऊँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस बात ख़त्म। जो मैंने कह दिया वही होगा। तो अब्बा लगना ना सारे था, अब्बा तो लगना गंदा जिहा डंगर मारने का। होर कुछ नहीं, यही गंद जमीन च भर गया, इनकी कमी रह गई सी। मैं कल्ब से इसकी पहली मोहब्बत को नहीं छीन सकता। इसकी खुशियों के लिए अपने बेटे अस्मारा की खुशियों के लिए अपने बेटे की खुशी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मत भूलो कि किरण को इस घर में वापस कल्ब लाए। इससे सबसे पहले माफ़ करने वाला कल्ब था। अगर इसके दिल में इसके लिए गुंजाइश ना होती तो वो कभी से माफ़ नहीं करता।
कभी इसके लिए सब घर वालों को नहीं मनाता, कभी वहाँ से लेकर वापस घर में नहीं आता। इनकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, जबकि इनकी बातें सुनने के बाद शिजा को अपने पैरों में जान खत्म होती महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपने कमरे में चली गई। हद है बीबी, तुम्हें पता है कि मुझे सख्त भूख लगी है, फिर भी इतना टाइम लगा कर आई हो, जल्दी आओ, सच में यार बहुत भूख लगी है। वो इसके हाथ से खाना लेकर बेड पर रख चुका था। बैठो, शुरू करो। इसे खड़े देखकर वो इससे कहने लगा, मुझे भूख नहीं, आप खाएं, मुझे नींद आ रही है। वो नज़रें चुराते हुए बेड पर लेटी फिर खुद पर कंबल करते हुए सोने लगी। इसे अचानक क्या हो गया था, कल्प समझ नहीं पाया। शिजा, तबीयत तो ठीक है मेरी जान, क्या हुआ हो गया? इसके अचानक क्यों कहने पर वो परेशानी से पूछने लगा। कुछ नहीं हुआ, मुझे नींद आ रही है, बता तो रही हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें बहुत सख्त भूख लगी थी, मेरे इंतजार में तुमने खाना भी नहीं खाया, उठो थोड़ा खाओ। कल अभी से समझाते हुए कहने लगा, नहीं है मुझे भूख, सोने दे मुझे। वो सख्ती से इसका हाथ झटकती फिर से कंबल में घुस गई। यार बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? किरण ने तुमसे कुछ कहा? क्या कहेगी आपकी लाडली मुझे? और आप हर बात में से क्यों घसीट लाते हैं? अगर आपका इतना दिल करा हर बात में इसका जिक्र करने का तो किरण से बातें करें, मुझे क्यों तंग करें? वो इंतहाई बदतमीजी से बोली। ये क्या तरीका बात करने का शिजरा? अब बदतमीजी की तो उल्टे हाथ से खाओगी। एक तो मैं प्यार से तुम्हारे इस बदलिहाज रवैये की वजह पूछ रहा हूँ, ऊपर से फजूल बकवास किए जा रही हो। नहीं खाना तो मत खाओ, मैं भी नहीं खा रहा, फजूल में दिमाग ख़राब कर रखा है। इसकी बदतमीजी पर वो भी भड़क उठा। वो भी इसके साथ आकर बेड पर लेट गया। शिजरा ने पलट कर इसकी जानिब नहीं देखा तो बाबा और अम्मी की बातों को लेकर बेहद परेशान थी, जबकि वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या। इन दोनों की अपनी अपनी सोचों में कब नींद आई कि दोनों को पता नहीं चला। चलो सो, मरो भुखे सोइए दोनों जने। असमारा कमरे में आई तो शहरियार सो रहा था, शायद वो घर आते ही सो गया था। आजकल तो घर में लेट ही आता था, इसका इंतजार करना, इससे बात करना तो शायद इसे गवारा ही नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी वैसे कैसे मना। इसने सादी बेगम को भी इसका रिएक्शन बताया, जिसमें सादी बेगम ने कहा वो खुद इससे बात करके इसे समझाएंगे, लेकिन पता नहीं इस मसले का क्या हल निकलने वाला था। वो बेहद परेशान थी, आजकल अपनी तबीयत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रही थी, क्योंकि इसका ख्याल रखने वाला शौहर इससे नाराज़ था। सुबह वो उठते से अपनी नाराज़गी का इजहार करके नीचे चला गया, इसे जगाना जरूरी नहीं समझा, जबकि सुबह वो इसी के हाथ से नाश्ता करके जाता था। शिजरा उठी तो इसे बेड पर न पाकर परेशान हुई, इसलिए बिना फ्रेश हुए नीचे जाने लगी, लेकिन सामने एक टेबल पर कल्प के साथ किरण को नाश्ता करते देख इसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। किरण का कल्प के लिए नाश्ता निकाल कर देना, कल्प का मुस्कुराते हुए नाश्ता करने से तकलीफ दे गया। वो खामोशी से वहीं से पलट गई। क्या कल्प सच में किरण बाजी से मोहब्बत करता है? क्या किरण के साथ वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था? इसने खुद सबको मजबूर किया था किरण को वापस लाने और सब से माफ़ करने पर। कुछ दिनों से ताराजान का लहजा भी किरण की जानिब नरम हो गया, तो ऐसा करने पर मजबूर करने वाला कल्प भी था। सरदार और गालिब शाह में जो खिंचाव वो पहले दिन से नोट करी थी अब कम हो गया था। कनीज़ बेगम भी हर वक्त हंसते मुस्कुराते नजर आती। किरण के आ जाने से घर में मौजूद सब लोग ही खुश रहने लगे थे सिवाय इसके। हाँ, वो खुश नहीं थी कि कल्प को किरण के साथ देखकर इसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन कनीज़ बेगम के चेहरे की खुशी, गालिब साहब और सरदार साहब का आपस में प्यार, और कल्प वो भी तो खुश था। इसके बगैर कल्प को शायद अब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसकी पहली मोहब्बत वापस आ चुकी थी। अब अगर इनकी ज़िंदगी में कोई मसला था तो सिर्फ वही थी। सादी बेगम को अगर अपनी बेटी का डरना होता तो शायद कल रात वो भी गालिब साहब से न डरती। वो अपनी बेटी के डर से गालिब साहब से लड़ रही थी, जबकि असल में तो वो भी इस घर की खुशियाँ चाहती थी, और इसकी खुशियाँ की किरण की खुशियाँ में थी। अगर किरण को तलाक हो जाती तो सब खत्म हो जाएगा, और कल्प भी यकीनन इसे तलाक देने को तैयार नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। कल्प ने अब तक खुले अल्फाज में इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, तो वह इसे मोहब्बत का दावा भी नहीं करता था। गल तो सही है, तू बैठा रहा दंदल पा के मुँह दे, तू ना भौंक कुछ, उसको अपनी फीलिंग्स बताओगे तो उसको पता लगेगा उन्हें इल्हाम तो होन तुरिया। तो कहना प्यार ज़रूरी तो नहीं है, प्यार ज़रूरी तो नहीं है, तो फिर उन्होंने गलत फहमी मेरे शिकार ही होना। शायद कल को लेकर जोर से ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हो चुकी थी कि वो भी इससे प्यार करता है। वो अपनी सोचों में मसरूफ़ थी जब वो दरवाज़ा खोलकर कनीज़ अंदर दाखिल हुई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है शिजरा, अभी और इसी वक्त के तुम मुझसे बात करना चाहोगी? वो कमरे में आती से सवाल करने लगी, तो इसमें सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वो आके इसके पास बैठ गई। फसादन कुछ फसाद पाना आई है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कल को लेकर तुम बहुत सारी उम्मीद रखती हो। हुन बेटा, पहले एक आखिरी बांधी से लाख लानत तेरे थे। वो तुम्हारा शौहर है, तुम इससे मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हारे जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो इसे समझना चाहिए ना। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? वो पहले परेशान थी, इसकी बातों ने और परेशान कर दिया। बेटा, कहने सुनने को कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने। तुम्हें ये तो पता ही चल चुका होगा कि किरण को घर में वापस कल्प भी लाया, और इसी ने मजबूर किया सबको इसे माफ़ करने के लिए। सबसे पहले इसे माफ़ किया। ज़रा सोचो, कल्प ने इसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी तो उसकी कोई वजह ही होगी। वो इसे समझा रही थी, जबकि वो परेशानी से इन्हें देखने लगी। साफ साफ बात करें, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वैसे क्या बात करना चाहती है। इनका अंदाज़ा भी इसे गुस्सा दिला रहा था। अब तो जना मैंने गुस्सा दबा रहा तो ओदा कौन साहब देगा? अब कहने को बच ओदा साहब देगी द राइटर उनमें दस नहीं जाके। अब कहने को बचा ही क्या है? सब कुछ तुम्हारे सामने। शिजरा, कल्प तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अपनी बहन का घर टूटने के डर से शायद वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रिश्ता तो रखेगा, लेकिन कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी मोहब्बत तुम नहीं बल्कि किरण है। वो किरण से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। किरण के लिए इसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। अगर किरण और इसकी मोहब्बत के बारे में बात की थी तो सारा दिन गुजर जाएगा, सारा ख़ानदान गवाह इनकी मोहब्बत का। सच्ची मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇਪ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਗੈਰਤ ਔਰਤ।
अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसे खुश देखना, हमेशा से खुश रहने की दुआ देना ही सच्ची मोहब्बत है। एक अनचाहे रिश्ते में खुद को बांधे रखना, सारी ज़िंदगी खुद को भी सज़ा देना और अपनी मोहब्बत को भी। ये मोहब्बत है ना, ये तो खुद तरसी हुई। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती, बस देखना चाहती हूँ कि तुम कल्ब से सच्ची मोहब्बत करती हो, खुद गर्ज बनकर इससे इसकी सच्ची मोहब्बत छीन लेती हो। कनीज़ बेगम इसके करीब से उठती हुई बाहर निकल गई, जबकि वो तो इनके अल्फाज पर ही गहरी सोच में उतर चुकी थी। बस उन शिजरा ने अपना गटर माइंड इस्तेमाल करना जे पहले नहीं कर सकी थे, उन्होंने अपना गटर गंदा दिमाग इस्तेमाल करके कोई ना कोई फैसला करना, लेकिन इसमें कल्ब की गलती है भाई। सुबह मैं नाराज़गी में कमरे से बाहर निकला तो किरण ने कहा कि वो इससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती, इसे ना चाहते भी रुकना पड़ा। और किरण ने बातें बातें में से एक बहुत अहम बात कर डाली, जिसका हाल इसे आज ही निकाला। तो वो काफ़ी देर किरण से बातें करता रहा, जबकि एक बार इसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो वहीं पर खड़ी थी। किरण इसकी जलसी में अच्छा खासा इजाफा हुआ था, लेकिन इसने किरण के सामने कोई भी रिस्पॉन्स न दिया। वैसे नज़रअंदाज करता एक बार फिर से मुस्कुराकर किरण से बातें करना मसरूफ़ हो गया। कल कमरे में वापस आया तो शिजा यहाँ पर नहीं थी, वो भला कहाँ जा सकती थी, वो सोचकर वो काफ़ी परेशान हो गया। वो फ्रेश होकर बाहर जाने का इरादा रखता था, लेकिन अलमारी में शिजा के कपड़े गायब देखकर इसे दूसरा झटका लगा। देखिए गंदा दिमाग इस्तेमाल कर गई कुड़ी। कल रात की लड़ाई इतनी बड़ी तो हरगिज़ नहीं थी वो घर छोड़कर चली जाती। वो परेशानी से कमरे से बाहर निकलने लगा, जब नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े कागज़ की तरफ गई। इस कागज़ को अपनी ड्रेसिंग टेबल पर देखकर भी शीशे के सामने आ गया। कल मैं जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से दूर, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी खुशियों पर सिर्फ आपका हक है। मैं जानती हूँ मैंने ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में आपको पाने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसे चाहे इसे हासिल कर सके। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आपने सिर्फ और सिर्फ किरण से मोहब्बत किया, और पहली मोहब्बत इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता। मैं जानती हूँ आप किरण को कभी नहीं भूल सकते। इसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मुझे खुद ही समझ आना चाहिए था कि आपकी ज़िंदगी में मेरी कहीं कोई जगह नहीं निकलती, लेकिन मैं बेवकूफ़ पागलों की तरह आपके पीछे लगी रही कि शायद मुझे आपसे मोहब्बत मिल जाए। मैं जानती हूँ मेरी आपकी ज़िंदगी से चले जाने से आप हमेशा खुश रहेंगे। आप किरण को वापस अपनी ज़िंदगी में ले आना, फिक्र ना करें। मैं अस्मारा की शादी टूटने नहीं दूँगी, और ना ही मेरी वजह से आपकी बहन की ज़िंदगी ख़राब होगी। हाँ, लेकिन अगर हम अलग हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके घर में जो एक फ़र्द की कमी थी वो किरण पूरा कर चुकी है। गालिब अंकल और सरदार अंकल की दूरी में भी किरण के आने की वजह से बहुत कमी आ गई। कनीज़ा आंटी कितना ज़्यादा खुश रहने लगी, और आपको आपकी पहली मोहब्बत दोबारा मिल गई। आपने किरण को घर लाने के लिए सबको राज़ी किया, इसे माफ़ किया, दादा जान के दिल में दोबारा इसके लिए मोहब्बत डाली। और मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने सिर्फ इसलिए किया कि किरण के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें, लेकिन ना मेरे होते हुए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। और मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी होगी कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, कल हमेशा आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं अपने आपको पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी खुशियों के साथ खुदगर्जी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आप किरण के साथ एक खुद नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो, और अगर मैं आपको ऐसा ना करने दूँ तो ये मेरी खुदगर्जी होगी। मैं खुदगर्ज नहीं बनना चाहती, इसलिए खुद ही आपकी ज़िंदगी से निकली हूँ। दुआ है कि आप किरण के साथ हमेशा खुश रहें। आपकी दूसरी बीवी। खत खत्म हो चुका था, जबकि कल्ब की माथे की रगें गुस्से से बाहर आ चुकी थी। इसने लम्हे की देर न करते हुए फ़ोन उठाकर इसे मिलाया। चवल दे मार के गई होन, कल्ब साहब हिसाब लबो है देखो। वो जब से आई थी रक्षंदा बेगम इसे सवाल किए जा रही थी। इसमारा भी बेहद परेशान थी। शाम में शहरयार भी घर वापस आ गई, लेकिन बिना किसी को जवाब दिए अपने कमरे में बंद थी। इसे अपने साथ इतना बड़ा बैग लाते देखकर रक्षंदा बेगम बेहद परेशान हो चुकी थी। शहरयार बेटा कल्ब को फ़ोन तो करो, कुछ पता तो चले हुआ क्या। अम्मी जो भी हुआ खुद ही सामने आ जाएगा, दरवाज़ा खोल कर कुछ बताए तो सही, अगर हुआ क्या तभी हम कोई हल निकाल पाएंगे। इस तरह से कमरे में बंद हो गई है। शहरयार ने परेशानी से कहा, जबकि अस्मारा तो इस मामले में बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शहरयार कमरे में आया तो वो भी इसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। वो पहले परेशानी में उलझा हुआ था, इसके बेड पर बैठकर रोने से अच्छा खासा तंग आ गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ, कोई मर गया क्या, क्यों रोए जा रही हो। इसने बेहद गुस्से से इसके करीब बैठते हुए कहा। शिजरा घर छोड़कर आगे। शहरयार अब आगे। वो उससे सख्ती खामोश हो गई। अब आगे क्या, पूरी बात क्या करो अस्मारा, मेरा दिमाग पहले बहुत ख़राब है। वो गुस्से से गुर्राया। भाई ने शिजरा को छोड़ दिया तो अब आप मुझे भी छोड़ देंगे, मुझसे सकते हुए बोली। ये क्या कह रही हो बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, क्या इतना गया गुजरा समझा तुमने मुझे। इसके बिलक बिलक कर रोने पर भी इसे थाम कर अपने सीने में भेज चुका था। कौन से वहम पाल के बैठी हो बेवकूफ़ लड़की, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसी सोच कैसे आई तुम्हारे दिमाग में, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाने के बजाय अपने वहम पाले बैठी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ से लाता नरमी से समझाया था, जबकि अस्मारा इसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी। इसने वादा किया कि वो आइंदा कभी भी इससे कुछ भी नहीं छुपाएगी। शहरयार ने इसे नरमी से खुद से लगाते हुए इसके खदशात दूर कर दिए थे। वो जब से आई थी रोए जा रही थी। इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। घर आती अपना बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। सभी से सवाल कर रहे थे, लेकिन इसने किसी को भी कोई जवाब ना दिया। बस अपने कमरे में आकर खुद को लॉक कर दिया। वो सुबह से आई हुई थी, और जब से आई थी सिर्फ कल्ब को सोचे जा रही थी। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था, सुबह से शाम, शाम से रात का। वो इसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। इसकी सोच में रुकावट बना तो इसका फ़ोन, कल्ब का फ़ोन आते देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसका खत मिल चुका है। इसने फ़ोन कान से लगाते हुए अपने आंसू साफ करके हेलो बोला। इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा, तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, मैं तुम्हारी यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और फेवर कर सकती हो प्लीज़। इसके लहजे में दुनिया भर की खुशी थी। शिजरा ने ज़्यादा महसूस की। आपके लिए तो जान भी दे सकती हूँ, बताएं मुझे क्या करना है। इसने बेहद मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। क्या तुम कल सुबह घर वापस आकर मेरे साथ किरण की खुशखबरी सुनाओगी। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने से दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कहो कि तुम अपना कमरा छोड़ रही हो इसके लिए।
क्या तुम मेरी खुशी के लिए ऐसा कर सकते हो? मैं इसके सामने तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ ताकि इसे एहसास हो कि मैं इसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो बेहद आजी से कह रहा था। इतने महीनों में पहली बार इसने कल्ब का ऐसा अंदाज देखा था। वो जानता भी नहीं था वो इससे क्या मांग रहा है, लेकिन वो तो इसे सच्ची मोहब्बत करती थी, वो इनकार तो नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं सुबह होते ही आ जाऊँगी, इसने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं दिलबरम, मेरा मतलब है शिजरा, तुम सुबह नहीं शाम को आना, मैं इसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ, तुम कल रात आ जाना, वो कुछ सोचते हुए बोला। कितना जालिम इंसान था, इसे इसका सब कुछ छीन रहा था, फिर किस्तों में दर्द देने का इंतजाम भी कर लेता। ठीक है, मैं कल शाम तक आ जाऊँगी, इसने कहकर फ़ोन पर रख दिया और फिर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कल भी इसकी सोच से ज़्यादा जालिम इंसान था, लेकिन वो किरण के साथ खुश रहेगा इसके लिए इतना ही काफ़ी था। हड्डी तो बेचारी देवियाँ ना चाहिए दी, चंगा कर दे पे तेरे नाल। फिर शाम की तकरीबन 6 बजे वो घर वापस आ चुकी थी। असमार और शहरयार भी इसके साथ ही आए थे। कल्ब ने इसे बुलाया था। शहरयार इस चीज़ की वजह जानना चाहता था, बाकी के सारे मसले इसके बारे में इसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। ऐसे शहरयार को बस इतना ही कहा कि वहाँ जाकर आज इसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे मिलकर अपने कमरे में आए तो कमरा जैसे किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। कमरे को खूबसूरत और सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था, बिल्कुल जैसे किसी की शादी की पहली रात के लिए सजाया जाता। दरवाजे से बेड तक खूबसूरत रास्ता बनाया गया था, जबकि सामने फूलों से खूबसूरत सेज सजाई गई थी। अरे शिजरा, आ गई तुम? आओ नीचे चलते। किरण नीचे कमरा कैसा लग रहा है? इसे पसंद तो आएगा ना? इसे देखते हुए इसके पास और इसे पूछने लगा। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत पसंद आएगा। वरना आंखों से पूरे कमरे को देखती अपने आंसू रोकती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि इसके पीछे पीछे वो भी कमरे से बाहर निकल आया। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। वो सीढ़ियों से नीचे आया तो तकरीबन सब लोग ही बाहर बैठे हुए थे। वो सुरख आंखें लिए खामोशी से अपनी जगह आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कल्ब के बगैर वो आगे ज़िंदा भी रह पाएगी या नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम कल्ब? सब कुछ ठीक तो है? सब लोग कल शिजरा के अचानक चले जाने की वजह से परेशान थे, लेकिन अभी इसे दोबारा देखकर पुरसुकून हो गए थे। बाबा, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये तलाक के पेपर्स, मेरा मतलब है मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ना होगा। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि तुम किसे तलाक दे रहे हो कल्ब? दाराजान गरजे थे। शिजरा की सूजी हुई आंखें इन्हें अलग ही दास्तान सुना रही थी। वो किरण को माफ़ करने पर तैयार हो गए थे, लेकिन वो शिजरा की जगह किसी को नहीं चाहते थे। दाराजान, कल्ब किसी को तलाक नहीं दे रहे, बल्कि मैं इनसे तलाक मांग रही हूँ। इससे पहले कि कुछ भी कोई कहता किरण बोल उठी। दाराजान, मेरी कल्ब से बात हुई थी। इन्होंने मुझे कहा कि शिजरा से बेहद मोहब्बत करते हैं, मेरी वजह से अपनी आने वाली ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं चाहती, क्योंकि इनकी प्यारी सी बीवी मुझसे जेलस हो रही है। बच्ची ये बेचारी समझ नहीं पा रही कल्ब के साथ मेरा सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं, बल्कि मेरी भी, फिर भी मेरे हवाले से इसका जेलस होना तो बनता है। और मामा भी कल इसके सामने ज़रूर से ज़्यादा गलत बातें करके आई हैं। मामा, कल पर मेरा कोई हक नहीं है। जो हक था वो 4 साल पहले गवा गई कर गई थी, और अब इस पर सिर्फ शिजरा का हक है, जो कि मुझे लेकर इनसिक्योर हो गया। मैं तुमसे कल्ब को तुमसे छीने यहाँ नहीं आई, और ना आगे तुमसे छीनूंगी। तुम मुझसे पूछो कि तुमने कल्ब के लिए क्या किया, तो सच कहूँ तुमने कल्ब को पूरे का पूरा अपना बना लिया। इनकी ज़िंदगी में मेरी कहीं कोई जगह नहीं निकलती। और तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा कि अगर मैं सारी ज़िंदगी कल्ब के साथ ज़बरदस्ती के सिस्टम में बंदी रहूँगी तो मेरे बाबर तैयब हमेशा खुश रहे और पुरसकून रहेंगे। वो दोनों सगे भाई हैं, इनका रिश्ता हम नहीं समझ सकते। अगर इन दोनों में दूरी आई तो वो खुद ही इनको ख़त्म करेंगे। और मेरी अम्मी के चेहरे की मुस्कुराहट मेरे यहाँ आने से, कल मेरे कल्ब की ज़िंदगी में रहने से नहीं। और मेरे दादाजान मुझे माफ़ कर चुके हैं। और जहाँ तक बात है कल्ब की मोहब्बत की, तो किसी भी ज़माने में इन्हें मुझसे ऐसी धुआंधार मोहब्बत नहीं रही कि मेरे लिए मजनू बन जाए सारी ज़िंदगी। और तुम मुझे लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो नरमी से इसका गाल छूते हुए बोली। वो अचानक ही किरण के गले से लेकर फूट फूट कर रोने लगी। बस बस लड़की, रोना बंद करो, वरना मैंने कल्ब को छीन लेना है। वो इसकी कमर से हिलाती प्यार से बोली। आप बहुत अच्छी है, मैंने आपको गलत समझा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आपके नाम पर मैंने कल रात कल्ब को भी बहुत तंग किया, इसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। कल्ब, अब मैं आपको तंग नहीं करूँगी। अभी वो पीछे पलट कर देख ही रही थी कि इसने देखा कल वहाँ पर है ही नहीं। भला ये कहाँ चले गए? वो परेशानी से पूछने लगी। वो बता रहा था कि तुमने इसके नाम कोई बहुत नादिर किस्म का ख़त लिखा है, बस इसी सिलसिले में नाराज़ है तुमसे। अपने कमरे में गया, जाकर मनाओ। किरण ने इसे कमरे में जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से शहरयार के सीने से लगती असमारा से मिलकर कल्ब को मनाने अपने कमरे में चली गई, जबकि शहरयार पुरसकून होकर असमारा को लेकर अपने घर के लिए निकल चुका था। हाँ, हूँ तो भी घर जा, उनकी तू क्या करना बैग है। वो बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे के अंदर दाखिल हुई तो एक बार फिर से इसके कमरे की खूबसूरती को देखने लगी। इसने बेहद आहिस्ता से बेड के जानिब कदम बढ़ाया, जहाँ बड़े बड़े हरूफ में एस और के खूबसूरत गुलाबों से लिखा हुआ था, जबकि वो वॉशरूम से निकला था। वो तेरी से इसके पास और बिना सोचे समझे इसके सीने से लगी। आई एम रियली सॉरी कल्ब, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगी हूँ, या फिर दूसरों की बातों को खुद पर हावी कर लेती हूँ। कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं। पता नहीं मैंने सोच कैसे ली कि आप मुझे छोड़कर किसी और से प्यार कर सकते हैं। सच्ची मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब है। शायद आपके मामले में मैं ऐसी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे बेहद प्यार से माफ़ी मांग रही थी। मुझे बहकाओ मत लड़की, मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये सब आता कहाँ से डाउनलोड करती हूँ इतनी सारी फजूल बातों को? तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होता क्या? खैर जो भी हुआ, इस वक्त मैं तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। तुमने सच में मुझ पर बेतपारी दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और इसकी सज़ा ये है कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी आई लव यू नहीं बोलूँगा। जैसा चल रहा है ऐसे चलने देते हैं। वो इसे संगीन सज़ा सुनाते हुए इसे करीब ले आया था। कल्ब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके ऐसा करने की वजह से तो इतनी बड़ी गलतफहमी हुई है। अगर आप पहले मुझे आई लव यू बोल देते तो इतना सब कुछ तो नहीं होता ना, होता ही नहीं। मैं मासूम इतना कुछ सोचती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी। अगर आपने मुझे कभी आई लव यू
वो अपनी बोले जा रही थी कि कल्ब ने अचानक से इसे थाम के इसका रुख टेबल की जानिब किया, जहाँ बर्थडे की खूबसूरत केक के साथ सूरज गुलाबों से आई लव यू दिलबरम लिखा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें दिलबरम क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसका मतलब है मोहब्बत, वो मोहब्बत जो मैं तुमसे करता हूँ। और ये मोहब्बत मैं तब से करता हूँ जब से तुम्हें दिलबरम कहना शुरू किया था। लेकिन अब ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा। तुम्हारी बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन तुमने इसे मज़ीद स्पेशल कर दिया। अपनी बेवकूफ़ी से बहुत सारे मसाइल हल हो गए। वो नरमी से इसके लब पर झुका, अपना हक इस्तेहकाक से वसूल करता इसके हाथ थाम कर केक काटने लगा। कल सॉरी बोल तो रही हूँ, बेहद मासूमियत से बोली। मैंने क्या अचार डालना है तुम्हारे सॉरी का? अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। वो इसके मुंह में केक का टुकड़ा डालते हुए बोला, फिर जानबूझकर थोड़ा सा केक इसके लबों पर लगा और फिर इसके लबों पर झुक गया। हैप्पी बर्थडे इश्क दिलबरम, हमेशा हंसती रहो, हंसाती रहो। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? वो इसे अपने सीने से लगाते इसे विश करने लगा। आई लव यू बोल दे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी हो। बड़े मज़े से बोली, जैसे से यकीन था वो इसकी विश पूरी करेगा। कल्ब ने नफ़ी में सर लाते हुए इसे अपनी बाहों में उठा लिया और आहिस्ता से इसे बेड पर रखा, लेकिन इसके पास आने की बजाय अलमारी की तरफ और एक बड़ा सा पैकेट इसके हवाले किया। इसे पहन कर आओ, इसे हुक्म देता बोला तो शिज़ा इसके हाथ से पैकेट पकड़कर चेंजिंग रूम में आ गई। वो जानने के लिए एक्साइटेड थी कल्ब इसके लिए क्या लाए। दुल्हन का जोड़ा? वो हैरानगी से देखने लगे। जो उन्हें रूम डेकोरेट कर लेता, सेज सजा ली थी, तो दुल्हन का जोड़ा भी तो ले आएगा ना। लेकिन फिर वैसे किराए पे लाया या अपना खरीद के लाया? दसी ज़रूर। लेकिन फिर कल्ब की ख्वाहिश समझकर मुश्किल से सही, लेकिन इसने इस भारी जोड़े को पहन लिया। इसने आहिस्ता से रूम से बाहर कदम रखा तो बेड पर इसका इंतजार कर रहा था। इसके हाथ इसने मुस्कुराकर इसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिसने आगे कदम बढ़ाते हुए थाम लिया। कल्ब ने खींच कर इसे अपने करीब किया। जो तुमने आज मेरे साथ किया, इसके बाद मैं कभी भी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में रूखे सूखे अंदाज में नहीं करना अल्फाज में नहीं करना चाहता दिलबरम। मैं कल्ब शाह इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस दिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया जिस दिन तुमने अपनी कलाई काट कर मेरा नाम इस पर लिखा था। मुझे इश्क तुमसे तब हुआ जब तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ चल दी, ये जाने बगैर के आगे कितनी मुश्किलात हैं। और फिर हर दिन के साथ मेरा इश्क तुम्हारे लिए बढ़ता चला गया। तुमने मेरी हर लहजे को, सर तलख अंदाज को खुशी से अपना लिया। तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो शायद तुमने कभी भी नहीं किया था। तुमने अपने हर अंदाज से ये बताया कि तुम मोहब्बत को आखिरी दम तक निभाना चाहती हो। और फिर वो दिन भी आ गया जब तुमने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमने मेरे लिए अपने सीने पर गोली खाई, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुमने तो मोहब्बत में हर हद पार कर दी। मैंने किसी के लिए किसी को इतना दीवाना नहीं देखा। तुम्हें इतना प्यार कैसे हो गया मुझसे? क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? वो हैरान था, जबकि इसके लबों से सारी मोहब्बत सुनकर शिजरा शॉक्ड, लेकिन इसने ज़्यादा देर से शौक नहीं रहने दिया, क्योंकि आज की रात वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने दे सकता था। वो इसे अपनी मोहब्बत की बारी से पोर पोर भिगो देना चाहता था। इसकी जसारतों का सिलसिला शुरू होते ही वो शौक से निकलती इसकी जसारतों पर गुलनार हो रही थी। इसका सर तकिए पर रखते हुए इसके चेहरे पर जा बजा अपने लबों का लमस छोड़ने लगा। वो पूरी तरह से इसे खुद में कैद कर चुका था। कभी इसके हाथों के पोरों को चूमता तो कभी इसके चेहरे को मुकम्मल मदहोश हो चुका था। इश्क दिलबरम, वो इसके कान में गुनगुनाया। शिजरा इसकी बाहों में सिमटती मुस्कुरा दी। आज इसे इसकी मोहब्बत मिल गई थी। आज वो सही मानों में मुकम्मल हुई थी। इसने इस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। शिजरा के लिए एहसास ही काफ़ी था कि इसका कल्ब सिर्फ इसका है। ख़त्म शुद्ध। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा लॉन्ग सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। आज भी देख लें, 2 घंटे की एपिसोड हो गई है। ये मेरा ही हौसला था जो 6 किस्तों में मैंने मुका दिया। 2 घंटे की आपको एपिसोड देखे। हालांकि आजकल मेरी रूटीन इतनी टफ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बल्कि मैंने थोड़ा सा बताया भी है आपको, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने आप लोगों को दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स यार इतना फजूल था। और मैंने आपको कहा था कि मेरे बर्थडे तक गिफ्ट दे दो, को 5000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, लेकिन ना जी, वो उत्थे कुछ 4600 फंसे हुए हैं। आप लोग वो भी नहीं कर रहे। और कोई शेयर शुरू करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने सर्कल में शेयर करें, अपने फैमिली में करें, कजन्स में करें, कोई करा दो। 5000 पूरे की हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे सुन के चले जाते हैं। सब्सक्राइब भी कर दो, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, आप मेरे लिए कर दो, बर्थडे गिफ्ट ही समझ लाँगी। ते होर दूजा की कह रही सी मैं, हाँ, नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नवे नावल के साथ। अब कमेंट सेशन हो जाए, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरी बस हो गई है, लेकिन चलो कोई नहीं, कमेंट सेशन पढ़ लिए, फिर 2 दिन का पढ़ना मुश्किल हो जाता। नज़रत तहरीन, जब मदर अपनी बेटी का घर में ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं तो बातें सही से, तो बेटियां सही से खुश नहीं रह पाती। ये मेरे मानना है और मैंने ऐसा देखा भी है। बस यार देख लो, वो जिस बात से उसने माँ ने रोका था, उन्हें वो कर लिया, मान लिया। हालांकि गलत बात थी, उसको बताना चाहिए था। शहरियार का हक था कि उसने अपनी बहन वहाँ पे दी है, तो वो उसको जाने का सब कुछ हक था। तो फिर उदा तो फिर हुन बाद विच नाराज़गी तो फेस करनी पई उन्होंने। नज़रत तहरीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल्ब की फ़र्स्ट वाइफ आएगी और कोई बड़ा तमाशा होगा। तब कल्ब को शिज़ा से मोहब्बत का एहसास होगा। कल्ब की फ़र्स्ट वाइफ तो आई, तमाशा भी होया, लेकिन थोड़ा जवाब गलत हो गई। शिजरा से मोहब्बत का एहसास उन्हें गोली खान ते होया।
मालिक सबा वालेकुम अस्सलाम। एपिसोड वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। ये कल शादी की बात इतनी जल्दी जा रहा है, उसके बाबा ने मना भी करे थे लेकिन वो उनकी कौन सा सुनेगा। तो होर की जड़ा करना करना जो करना कल ने जो कहता सो कहता, वो कहते नहीं, आई थिंक राणे ने जो कहता सो कहता, शायद ये कहते हैं। लेकिन कल्ब ने जो कहता सो कहता। वो तो शिजा के साथ लेकर जाने का भी बोल रही थी, तो कल्ब में शिजा की वजह से कह रहा था कि तो उसे कैसे ले जाता। लेकिन शिजा खुद ही रेडी होगी जाने के लिए। तो होर की वो तेरी हिकत चढ़ के गई सी। शायद अच्छा जो अगर चाहता तो कल्ब को स्मारा के बारे में बोलकर उसे प्रेशर डाल सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। कल्ब कुछ ज़्यादा ही रूड था। पहले ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਚਾੜੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ कि दोबारा शर्तां ਰੱਖਦਾ अपनी उस काबिल सी शहरियार साहब। ये नहीं हुआ कि शहरियार को ही बोल देते कि वहाँ शिजा का ख्याल रखेगा वो, बल्कि उसे कह रहा था कि शिजा को तुम साथ ले जाओ। शहरियार को उस टाइम बहुत गुस्सा आया था उस पर। शिजा कल पहुँच के वहाँ, लेकिन शिजा ने पूरे घर का काम किया। वो जो खुश हो रही थी कि उसे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा तो कल होटल से लेगा, लेकिन कल ने उसे खाने का कह दिया। तो हो रोज़ रोज़ होटल का खर्चा तो नहीं ना अफोर्ड कर सकता सी कल। शिजा के एक्सपेरिमेंट फिर। लेकिन एक बात है, शिजा मोहब्बत की सच्ची थी जो हर हाल में कल्ब के साथ थी, वरना कल्ब को बस चलता तो उस बेचारी को खुद से दूर कर देता। उनका बस नहीं चलता सी, हाथ फड़ के छड़ दवे किसी पासे। शिजा ने फर्स्ट टाइम ही अच्छा खाना बना लिया। शुक्र है कल्ब ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ज़्यादा तारीफ नहीं की। बट शिजा के लिए तो उसके वो अल्फाज भी काफ़ी थे। शिजा ने फिर कल्ब से बात की तो बस। लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि अब तो ज़्यादा बदल गया। तो होर की हम तो दिलो जान ना फदा आशक बनया पे। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन जी, दुआ में याद रखें ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका दुआ में याद रखने का, आगे भी ऐसे ही याद रखें। मुबशरा काशिफ नाइस, तहा दिल नाइस एपिसोड, सायरा रियाज अच्छा नावल है। अभी दोनों कपल से ज़िद्दी लग रहे हैं, बस इतना ही आ जी। तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। नावल के ऊपर खुल के राय का इजहार कीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन लीजिएगा। तो रिस्पांस आप लोगों का बहुत फजूल था। मैं नेक्स्ट सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कौन सा नावल स्टार्ट करूँ। तो बाकी जो मेरे माइंड में था, अब मैंने इंतकामन आपको वो सुनाना ही नहीं है। जाएँ फिर आप लोग भी। हालांकि वो मेरा और अरीज हम दोनों का मोस्ट 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 फेवरेट नावल था, लेकिन अभी मैंने वो नहीं शुरू करना आप लोगों को। मैं ऐसे है कि आप लोगों को एक चांस दूँगी। अगर आप लोगों ने रिस्पांस बेहतर किया तो दैन मैं वो वाला नावल शुरू करूँगी, नहीं तो मैंने वो वाला नावल कोई नहीं शुरू करना। सही है, इदा तो फिर इदा ही सही। तुम लोग भी धमकियां तो बगैर कोई काम ही नहीं करते जी। तो अब मुझे इजाज़त है ताकि मैंने कंपाइलिंग लगा के ਤੁਹਾਡੇ तक एपिसोड पहुँचा के ते मैं सो जावां। मैं बड़ी दुखी हाँ, नींद आई हुई है। तो ओके जी, मैंने इजाज़त दो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।